तो पहले तो ये बताओ, ये सॉल्यूशन सिर्फ दो लोगों ने भेजे हैं, ये दो लोग ही तैयारी कर रहे हैं क्या गेट का? बाकी लोगों का क्या है भाई? आपकी आवाज नहीं आ रही है, कट कट के, नेटवर्क प्रॉब्लम है, चैट में लिख सकते हो आप। सो हाँ जी अर्पण, व्हाट अबाउट यू? सर मैं थ्योरीज पढ़ रहा था। प्रीवियस थोड़ी। वीक जो टीचर्स है ना वो लिख के भेज रहा था हाँ मतलब ये मत सोचना कि लाइक जिस दिन थ्योरी पूरी आ जाएगी फिर हम क्वेश्चन करेंगे, तो वो दिन कभी नहीं आएगा। मुझे भी पूरी थ्योरी नहीं आती है ना। सो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप परफेक्ट हो जाओगे फिर आप प्रॉब्लम करो। कई बार बच्चे ये सोचते हैं ना कि जब तैयारी हो जाएगी तो टेस्ट सीरीज देंगे, एग्जाम देंगे, वो ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। ठीक है। सो अच्छा, हाँ तो उसको भेजो, 2 साल का अगर तुमने भेजे हैं किए हैं तो ज्यादा क्वेश्चन थोड़ी है अभी तो। 2005 से 15 तक का किया है, मुश्किल से 50 क्वेश्चन अभी तक इंक्लूड कर लो होगा मुझे लगता है। उसमें कुछ सॉल्व हुए भी नहीं है, कुछ बाकी होंगे अभी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन वो ऐसे होंगे जो मुझे भी देखने पड़ेंगे अभी। सो ऐसा है। बट फिर भी जितना गया उसको भेजो। जैसे अर्पण जो भी है, मतलब आप थ्योरी पढ़ो एक्स्ट्रा टाइम में। जैसे जो वीडियो मैंने वीडियो भेजता हूँ, आप चाहो तो एक बार दोबारा डबल स्पीड पे लगा के देखो, फिर जो जो क्वेश्चन है पीडीएफ खोलो, उसको सॉल्व करो। मैंने भी सॉल्व तो किया है ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं, वो ट्राई कीजिए। नहीं हो रहा है फिर मुझे बताइए, फिर मैं ट्राई करूंगा वो चीजें। बट करना है, क्योंकि ऐसे आपको बाद में फिर बर्डन हो जाएगा, है ना। था। ओके सर। हाँ क्योंकि वो 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, आप सोचोगे एक बार सीधा कर लेंगे तो फिर बाद में बहुत पहाड़ सा लगेगा। थोड़े थोड़े कर दोगे ना, कंसिस्टेंसी ये होता है ना कि थोड़ा थोड़ा डेली करना, ये नहीं कि एक दिन में 24 घंटे लगा के करना है। क्यों करना भाई, 24 दिन तक 1 घंटे करो तुम। सो ऐसे मत करो। व्हाट अबाउट यू पल्लवी? Sir, I've solved the questions, but I have not sent it in the group. Like, I just finished solving it. ओके ओके, हाँ भेज दिया कि जिससे बाकी लोग भी, और जो लोग नहीं कर रहे हैं मतलब लाइक का मुश्किल है, किसी और का सॉल्यूशन देखो। समझ आ Sir, रहा है I यू जस्ट। have some doubts, some questions. I'm having some doubts. ओके वी कैन डिस्कस, बताओ। सो देखते हैं, ट्राई करते हैं। सो दिस विल बी लेक्चर 5। ठीक है। अच्छा, डाउट तो इनको भी होंगे, कई सारे लोग होंगे, जैसे रोहित है, इनके भी डाउट्स होंगे, आप लोग सॉल्व कर रहे हो। तो ये तो एक काम करते हैं, डोंट डू वन थिंग कि, क्योंकि चलो बताओ देखते हैं, अदरवाइज मेरा ये प्लान है कि ऐसा हो सकता है कि आप डाउट पूछो और वो बहुत टाइम लग जाए ना, मुझे भी सोचना पड़ेगा, डिफिकल्ट हुआ तो। एनीवे ट्राई कर लेते हैं चलो। नहीं तो फिर एक काम कर सकते हैं कि यूजर्स क्लास से पहले, जैसे मान लो आज रात को तुम मुझे डाउट भेजो, फॉर एग्जांपल 2005 में कोई क्वेश्चन है नहीं हुआ इस तरह से, 2006 में कुछ क्वेश्चन नंबर नहीं हुआ फॉर एग्जाम्पल इस तरह से। अभी कितने कराए हम लोग, 15 तक है ना। क्वेश्चन नंबर ये नहीं हुआ, मान लो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 10, सपोज क्वेश्चन 30, इस तरह से। तो एक साल में मैक्सिमम 1 या 2 डाउट होंगे, ज्यादा 2-3 होंगे, उससे ज्यादा नहीं, कोई क्वेश्चन ही कम है। तो या तो आप ऐसे मुझे भेज दो एक लिस्ट बना के। इससे फायदा ये होगा कि मैं पहले इसको सॉल्व कर लूंगा खुद, और सॉल्व करने के बाद फिर कम टाइम में सॉल्व होगा। अगर मैं अभी स्टार्ट करूंगा सोच रहा हूँ तो ज्यादा टाइम लग सकता है। ये जैसे आप बताओ, है ना, सब लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके डाउट्स होंगे, तो एक जगह आप लिस्ट बना लोगे, इस साल में ये क्वेश्चन नहीं हुआ, इस साल के पेपर में ये नहीं हुआ। फिर उसको मैं, जैसे मैं है ना, रोहित और ये लोग जब करते हैं उसमें लिख देते हैं ना डाउट्स, और वो है। सो उससे आप एक बार क्या है कि आइडिया लग जाएगा कि ये क्वेश्चन बताने हैं। तो वो मैं या तो सॉल्व करके आता हूँ, फिर उसको डिस्कस करते हैं एक डाउट क्लास में। जैसे 2005 से 2018 तक ओनली स्टैट्स डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, है ना, ओनली प्रोबेबिलिटी इन स्टैट्स डिस्कस कर रहे हैं। 2019 से एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, 2022 तक एक एक, मतलब मैथ्स, एप्टीट्यूड और सब डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरा भी पर्पस है, मैं भी सीख लूंगा इस बहाने आपके साथ मिलकर। सो ये करेंगे। तो यहाँ तक का डाउट एक साथ कलेक्ट कर लो। तो आज ऐसा करते हैं कि हमने टोटल 2005 से 2015 तक लेक्चर 1 टू लेक्चर 4 में कवर किए हैं, राइट। अभी 2016, 17, 18 ये कर लेता हूँ, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा लेक्चर 5। सो लेक्चर 6 हम डाउट क्लास रखते हैं। डाउट क्लास किसका, 2005 से 2018 तक के जो भी क्वेश्चंस रह गए आप मुझे पहले भेज देना, ताकि उससे मैं पहले सॉल्व कर लूँ। तो उसके लिए, उससे मेरे लिए इजी होगा, और आपको भी टाइम आप पे ज़्यादा किल नहीं होगा, क्योंकि मैं अगर ट्राई करके आऊँगा तो इजी रहेगा समझाने में भी। सो लेक्चर 6 मतलब आज क्या है, आज है
वेडनेसडे ना, सो वेडनेसडे, सो ये फ्राइडे, ये जो कमिंग फ्राइडे है नेक्स्ट क्लास, डाउट क्लास कर लेते हैं आज, ये पेपर डिस्कस कर लेते हैं, इज इट फाइन? क्या कहते हो आप लोग? यस ठीक है ना, और इससे पहले सब लोग सॉल्व कर दो। देखो मैं एक्चुअली थोड़ा ना, मतलब टीचिंग मामला थोड़ा मैं स्ट्रिक्ट हूँ इन द सेंस कि जैसे अगर होमवर्क दिया आप नहीं करोगे तो मुझे बुरा लगता है, मैं रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा वो चीज़ें, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम सीरियस नहीं हो वो चीज़ें। सो अगर सीरियस नहीं हो तो टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाती है, फिर कि तुम्हें लग रहा है कोचिंग ज्वाइन कर लिया मतलब गेट हो गया, तो ऐसा होता तो ठीक है जी। स्पेशली इन लोगों के लिए जो जैसे ये तो रेगुलर हैं, सिविक और रोहित रेगुलर हैं ना, मिस नहीं करते। बाकी लोग हैं जो पल्लवी है या अर्पण का दूसरा क्लास हो गया, आपको लास्ट क्लास मैंने समझाया था आपको। फिर पल्लवी का तो तुम्हारा पल्लवी चलो लास्ट टाइम तुमने भेजा था, दिस टाइम यू मिस्ड, एंड आपका शत्रुघ्न फर्स्ट क्लास था, लास्ट क्लास है ना, सेकंड क्लास है ये, ठीक है ना। सो नेक्स्ट टाइम अब नेक्स्ट क्लास में आप 5 से 18 तक के सॉल्व करके, जिन लोगों ने जितना सॉल्व किया उसके आगे का भेजना, और जिन्होंने नहीं भेजा है पूरा भेजो, एंड देन उससे पहले मुझे डाउट भेज देना, मैं ग्रुप में एक बार याद दिला दूंगा कि यू सेंड मी द क्वेश्चन नंबर इन द ईयर, ताकि मैं सॉल्व कर लूँ। ओके, सो फ्राइडे को हम डाउट क्लास करते हैं 5 से 18 का, फिर उसके बाद नेक्स्ट मंडे से फिर 19 का स्टार्ट करेंगे। ओके चलो, तो अभी सर जी, सर डाउट क्लास उससे अगले वाली रख लो सर, 10 को एग्जाम है। अच्छा मंडे को रख लें, यस मतलब क्योंकि फ्राइडे ये है। ओके, तो ठीक है, आप मंडे पूछना, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे मंडे आप आओगे, आप लोग जब आपको फ्री हो तब आप पूछना, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो तो रहता ही है बाकी लोगों के लिए, वो चीज़ है। यस सर। हाँ हाँ, आप मंडे पूछना, कोई दिक्कत। तो लेक्चर 7 जो होगा मंडे को, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग ये 15 वाला कर रहे थे ना, लास्ट टाइम किया था। तो आप लोग पहले, कुछ लोग नहीं किए हैं वो कर लो सॉल्व, और ग्रुप में पोस्ट करो, एंड देन कलेक्ट योर डाउट्स, एक जगह लिख लो एक पेज पे है ना, चीट बना के, ताकि आपको पूछने में आसानी हो। जब आप पूछो तो पूछो ये सीयर का ये क्वेश्चन डाउट है, और मुझे भेज देना पहले। ओके, सो अभी मैं यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ। ये 16 का पेपर आई थिंक यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं डिस्कस करना, ठीक है। और जो चीज़ आपको याद नहीं रहती, जैसे मुझे बहुत सारी चीज़ याद, अब लिख लो एक जगह ना, कब क्या करना है, इससे मेरे पास वो रहता है टू डू लिस्ट टाइप का, कि आपको सॉल्व करने नेक्स्ट क्लास में भेजने हैं। तो आप डेली ऊपर उठ के एक बार देख लो कि आपको क्या क्या करने हैं। सो ओके, सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गेट 16 ये मैथ्स का पेपर था, इसमें स्टैट से क्वेश्चन देखते हैं। ये तो एप्टीट्यूड रहा होगा, चाहिए क्या है? ओके, अच्छा ये एप्टीट्यूड शुरू में रहा होगा, और फिर यहाँ से मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है मैथ्स स्टैट्स। चलो ये क्वेश्चन जैसे है अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 2016 गेट का। तो ये आपको कह रहा है कि लेट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स बी, ठीक है, 0 से हाफ में x है, और हाफ से 1 में c टाइम 2x माइनस 1 होल स्क्वायर है, 0 अदरवाइज। तो ये तो बहुत ईजी हो गया ना, जस्ट डेफिनेशन यूज करोगे आप पीडीएफ। चलो रिकॉल करने के लिए कोई बताओ पीडीएफ का डेफिनेशन क्या है, हाउ डू यू डिफाइन पीडीएफ? डेफिनेशन से ये क्वेश्चन हो जाएगा, कोई वन भी बताओ। इंटरवल 100। हाँ, जो इसका सपोर्ट है, लाइक यहाँ पे एक तो पहली कंडीशन ये है कि पीडीएफ शुड बी मोर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, एंड दूसरी कंडीशन इन जनरल डेफिनेशन है कि पूरे r पे अगर आप इंटीग्रेट करो इसको तो ये 1 आएगा, ठीक है। सो बाकी पार्ट पे 0 होता है, तो इसलिए सपोर्ट पे बोलते हैं कि 1 आना चाहिए, क्योंकि बाकी पार्ट पे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, आप ये यूज करो, इसको इंटीग्रेट करो दिस रीजन पे, इसको इंटीग्रेट करो दिस रीजन पे, इक्वल टू 1 रख दो ऐड करके, तो आपका आ जाएगा सी की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये मुश्किल नहीं है, तो ये मुझे करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली कर दो, क्योंकि बहुत बेसिक लेवल प्रॉब्लम। ओके, अब ये कह रहा है कि 22 लेट x1 x2 xn बी रैंडम सैंपल फ्रॉम फॉलोइंग पीडीएफ, म्यू पॉजिटिव रियल नंबर है, अल्फा 0 1 के बीच है। सो आपको पीडीएफ दे रखा ना, 2 पैरामीटर, इसमें पैरामीटर आपका है म्यू एंड अल्फा।
सो 1 अपॉन गामा अल्फा x माइनस म्यू के पावर अल्फा माइनस 1 के पावर, सो लाइक x माइनस म्यू को अगर मैं y मान लूँ तो ये कुछ गामा जैसा हो जाएगा ना। गामा बीटा की जगह 1 है। ओके, गामा डिस्ट्रीब्यूशन में है ना, अगर आप ये ले लो x माइनस यहाँ पे जैसे x माइनस म्यू को मैं सपोज y मान लूँ, तो y का डिस्ट्रीब्यूशन ओरिजिन चेंज हुआ है। x माइनस म्यू इज ग्रेटर देन 0। हाँ, इसीलिए x माइनस म्यू मोर देन ओरिजिन 0। चेंज हुआ है बस इसमें। हाँ, तो गामा इसका पैरामीटर हो जाएगा, अल्फा तो अल्फा है, बीटा की जगह 1 रख दिया इन्होंने। सो ठीक है, ये है। अब क्या बोलना चाह रहा है कि here alpha and mu are unknown parameters, so which of the following statement is true? MLE of only mu exist, MLE of only alpha exist, MLE of both mu and alpha exist, MLE of neither mu nor alpha exist। तो इसको मतलब MLE कॉन्सेप्ट तो है लाइक्लीहुड फंक्शन फाइंड करो आप, and then you try to maximize the function for these parameters। ओके, तो मेरे को वेरीफाई करना, जहां तक मुझे आइडिया है कि एग्जिस्ट करेगा दोनों केस में, और ये मिल ही आएगा। ठीक है ना, आप चेक करना, दोनों अननोन है तब भी बस वेरीफाई करो, तो नेक्स्ट क्लास में आप बताना फिर मुझे चेक करके। कोई बुक देख लो, रात की में तो एग्जाम्पल में गामा वाला है जो हम ऊपर कर रहे थे, ये नॉर्मल वाला नहीं है, लेकिन साहू वाली बुक में ये है एग्जाम्पल। ओके, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, तो अभी मैं जिस क्वेश्चन पे थे वहां आते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। सो अभी क्या है कि x जो है नॉर्मल म्यू 1 सिग्मा स्क्वायर है, और y जो है नॉर्मल म्यू 2 सिग्मा 2 स्क्वायर है। एक्स वाई के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो ऑब्जर्वेशन ये है। सो क्या x प्लस वाई जरूरी है नॉर्मल ही होगा? इसका आंसर क्या होगा? व्हाट डू यू नो? यस और नो, इस क्वेश्चन का आंसर। अगर x नॉर्मल है, y नॉर्मल, आपको ये नहीं पता इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, तो क्या x प्लस वाई, आपको क्या लगता है, क्या ये नॉर्मल होगा? इसका आंसर है नो, दिस मे नॉट बी नॉर्मल। यस। क्योंकि इंडिपेंडेंट दिया होगा तब हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अगर इंडिपेंडेंट होता सो तब होता। अगर ऐसा है कि इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, तो आपको पता है ज्वाइंट प्रोडक्ट ले लोगे आप, है ना, इंडिपेंडेंट नॉर्मल। ठीक है, तो उस केस में होगा। ठीक है, उस केस में एक्स प्लस वाई नॉर्मल होगा। ओके, बट ऑब्जर्वेशन ये नेक्स्ट में बताता हूँ आपको कि होता क्या है। जैसे फिर दूसरा रिमार्क ये है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये जरूरत है इस चीज का। जैसे आपके पास एक्स वाई जो है दैट इज बाईवेरिएट नॉर्मल। आप चेक करना है टॉपिक बाईवेरिएट नॉर्मल। बाईवेरिएट नॉर्मल, इसके पैरामीटर होते हैं म्यू 1 म्यू 2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो। रो आपको पता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। सो इसमें क्या होता है, अब आपसे पूछूं कि x प्लस वाई नॉर्मल होगा क्या? इसका आंसर क्या होगा? अब नॉर्मल यस, होगा। तो इसका आंसर यस यस होगा। सर, इनफैक्ट क्योंकि ये इंडिविजुअली नॉर्मल फॉलो करता है। यहाँ पे क्या है, इसका वो रिजल्ट है कि यहाँ पे ये रिजल्ट ये है, इनफैक्ट ए एक्स प्लस बी वाई इज नॉर्मल फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। सो ये डेफिनेशन ही है। तो मैं इस क्वेश्चन में इसलिए वो कर रहा हूँ कि अगर आप बाईवेरिएट नॉर्मल का डेफिनेशन देखोगे तो इसके दो तरह का डेफिनेशन। बाईवेरिएट नॉर्मल जो है, एक डेफिनेशन यही है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x कॉमा वाई हैव बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन if and only if, डबल if लिख रहा हूं, if and only if ax plus by is normal for all ab belongs to r। एक तो ये डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन आपको पता होगा वो वाला जो इसका ज्वाइंट पीडीएफ होता है ना। इसमें क्या है कि एक्स वाई हैव बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन if and only if joint PDF of x and y is, अब वो इस फॉर्म का होगा, आपको इसका ज्वाइंट पीडीएफ पता होगा, x कॉमा वाई। हाँ, कोई बताओ। सो व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ दिस?
1 by 2 pi sigma 1 1 by 2 pi सिग्मा 1 सिग्मा 2, हाँ 1 minus rho रूट square सिग्मा रूट रो स्क्वायर माइनस हाँ दोबारा बोलो एक मिनट मैं देख 268 sigma 1 sigma 2 under root 1 minus rho एक square कर to the power देना minus so this will give you like this ना हाँ बताओ 1 by 2 pi मैं क्या बता रहा हूँ मैच कर लेता हूँ यहाँ से तुम लोग जो बता रहे हो हाँ sigma 2 into root over of 1 minus rho square sigma 1 sigma 2 हाँ सिग्मा 1 सिग्मा 2 यस under root 1 minus rho over square of 1 minus rho square 1 minus rho square under root में ओके e to the power minus 1 by 2 under root 1 minus rho square e to the power 2 into 1 minus rho square करेगा x minus mu by sigma 1 तो इसमें मान लो चलो अभी क्यू एक्स वाई बोल देता हूँ तत्काल में और ये आपका क्यू एक्स वाई क्या होगा x हाँ ये minus बताओ mu सो जहाँ पे जो क्यू एक्स वाई आप लिख रहे हो ये कुछ है एक्स x वन minus mu यहाँ मैं हाँ एक्स वाई लिखा हूँ ना ठीक है तो एक्स माइनस हाँ में x सो minus एक्स mu 1 by sigma 1 whole square plus y minus mu 1 mu 2 हो जाएगा यहाँ sigma 2 whole square plus 2 rho sigma x minus mu 1 by sigma माइनस 1 है प्लस है चेक करो क्या होगा या बीच में माइनस माइनस होता है शायद माइनस आएगा सर तो सिग्मा हाँ x minus mu by sigma mu 1 by sigma 1 into y minus mu 2 by sigma 2 ओके सो ये आपका क्यू है सो 1 माइनस ठीक है 1 by 2 पाई सिग्मा 1 सिग्मा 2 रूट दिस e की पावर माइनस हाफ ठीक है ना 1 माइनस रो स्क्वायर एंड दिस थिंग ओके ठीक है ना कई बार गलती ना लिख ओके एनीवे सो ये दोनों इक्विवेलेंट चीजें हैं जैसे मान लो आपको ये बोलता है कि दिस इज बाइवेरिएट दिस इज नॉर्मल तो उसका मतलब जॉइंट पीडीएफ ये है किसका एक्स वाई का जॉइंट पीडीएफ ये वाला होगा तो हम क्वेश्चन पे आते हैं ठीक है सो है ना एक रिजल्ट भी यहाँ ये होता है कि रो अगर 0 है इफ एंड ओनली इफ क्या होता है एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट x and y are independent मतलब ये दोनों तरफ से सही होता है हाँ ये दोनों तरफ से ट्रू होगा यहाँ पे ठीक है तो ये ऑब्वियसली सोच सकते हैं कि x y दो ही वेरिएबल है और हमेशा जो रो हमेशा दो ही मतलब वेरिएबल के बीच रिलेशन बताता है अगर रो 0 हो गया तो कह ही सकते हैं इंडिपेंडेंट लेकिन ये सिर्फ नॉर्मल में होता है बाकी जगह ये हाँ सिर्फ नॉर्मल में होता है ना ओनली इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा केस है बाकी जगह वन वे है तुम्हें पता होगा है ना बाकी जगह क्या होता है इफ एक्स एंड वाई आर नॉट नॉर्मल तो उस केस में आपको पता होगा ऑलरेडी देन ये रिजल्ट है कि रो 0 है तो क्या इससे इंडिपेंडेंट होने की गारंटी है मे और मे नॉट बी yes नहीं नो मे और मे नॉट बी रो 0 है तो एक्स वाई मे नॉट बी इंडिपेंडेंट नॉन नॉर्मल बोल रहा हूँ ये नॉट नॉर्मल है नॉर्मल नहीं है ये ठीक है सो अगर ये नॉर्मल नहीं है सो एक्स एंड वाई मे नॉट बी इंडिपेंडेंट कोई जरूरी नहीं ऐसे एग्जांपल्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट ये है कि हाँ अगर एक्स वाई इंडिपेंडेंट है तो फिर ऑब्वियसली रो 0 होगा ठीक है रो 0 या कोवेरिएंट 0 सेम है चलिए मतलब ये बताना चाह रहा था बस मैं कि अगर को रिलेशन कोएफिशिएंट 0 है या कोवेरिएंस 0 है तो वो इंडिपेंडेंस की गारंटी नहीं देता है गारंटी सिर्फ नॉर्मल केस में देता है अगर नॉर्मल है तब गारंटी देता है इसका प्रूफ भी अवेलेबल है लेकिन बाकी डिस्ट्रीब्यूशन केस में अगर नॉर्मल नहीं है ये सो यू कैन नॉट से कि रो 0 है तो इंडिपेंडेंट होगा जरूरी नहीं है नहीं भी हो सकता है तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन देखिए अब क्या है तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि सपोज एक्स वाई बी टू रैंडम वेरिएबल सच दैट दिस बी नॉर्मल दिस तो मैं ये लाइन इसलिए लिखा हूं ताकि आपको ये समझ आए ये जो लाइन लिखी गई है ये लाइन इसका मतलब है
कि एक्स वाई फॉलो बाइवेरिएट नॉर्मल, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पी क्यू आर एस। एक्स इज अ स्टैंडर्ड नॉर्म एट रैंडम वेरिएबल, तो द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉर्मल, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एक्स वाई नॉर्मल, एक्स माइनस वन हैज बीन जीरो। सो मैं थोड़े एक रिमार्क लिख देता हूँ, फिर इसके बाद क्वेश्चन वापस आते हैं ताकि इससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो होता क्या है कि मैं थ्योरम के तौर पर लिखता हूँ कि अगर ऐसा है कि मान लो एक्स वाई जो है x comma y that is bivariate normal with parameter mu1 mu2 sigma 1 square sigma 2 square रो, ठीक है। तो पहला क्या है कि देन जो पहला स्टेटमेंट है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये तो ये देखा आपने कि ax प्लस by ये नॉर्मल फॉलो करेगा अपना जो भी पैरामीटर है पता नहीं, सो दिस इज नॉर्मल फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। अब दूसरा मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि x का इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है, वो भी नॉर्मल होगा ऑब्वियसली, यहाँ a को 0 या b को 0 ले लो, तो x खुद नॉर्मल होगा विथ पैरामीटर mu1 सिग्मा 1 स्क्वायर, ये आप जानते हो। y भी यहाँ पे नॉर्मल होगा विथ पैरामीटर mu2 सिग्मा 2 स्क्वायर। ये सब थ्योरम्स हैं, इसके प्रूफ है वीकर वैद्य में भी है, बाकी बुक्स में भी है। a b c d पॉइंट जो होगा x गिवन y इज ऑल्सो नॉर्मल। कोई बताओ इसका मीन क्या होता है, फॉर्मूला? mu1 plus rho into sigma plus sigma 2 रो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, y minus 2 mu 2 ठीक है। हाँ, और इसका वेरिएंस होगा सिग्मा 1 1 स्क्वायर minus 2 square sigma 1 square। सिग्मा 1 स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से सिमिलरली y गिवन x इज आल्सो नॉर्मल, आप सिमिलर फॉर्मूला लिख सकते हो। ओके, अब और क्या था इसमें, कंडीशनल तो हो गया ना कंडीशनल, और बाकी तो आप बता दोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो अब क्या है, चेक करो अब आप लोग खुद ही बताओ कौन सा ऑप्शन करें, क्योंकि इसमें कुछ करने का नहीं है, ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब रिजल्ट बेस्ड थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। सो ये नॉर्मल है तो पहला ट्रू है, यस और नो? ट्रू है कि नहीं पूछ रहा हूं मैं? नो सर। हाँ सर। नो, क्योंकि नॉर्मल होगा ये गारंटी है, स्टैंडर्ड नॉर्मल की गारंटी नहीं है ना। नॉर्मल होने की गारंटी है, स्टैंडर्ड नॉर्मल होने की गारंटी नहीं। फिर कह रहा है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स ऑन वाई इज नॉर्मल, ये ट्रू या फॉल्स? ट्रू सर। ये ट्रू है। द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स गिवन एक्स प्लस वाई, तो कोई टेंशन नहीं है, एक्स प्लस वाई भी तो नॉर्मल ही होगा ना, यस सर। तो ये भी क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? स्टेटमेंट आर ट्रू सर। ये ट्रू है बिकॉज ऑफ क्यू आर सेम बात कह रहा है, क्योंकि एक्स प्लस वाई भी नॉर्मल है, वाई भी नॉर्मल है। अब एक्स माइनस वाई का मीन निकालो यहाँ से आप, ट्रू। क्या हमेशा जीरो होगा? इसने कहा है मीन इक्वल है कहीं? नहीं, ये माइनस बी अगर ऐसा हो ऐसा नहीं कहा ना, हाँ, कि एक्स वाई तो नॉर्मल होगा लेकिन मीन अलग अलग भी तो हो सकता है, तो ये जरूरी नहीं है ट्रू है ना, कि जब सेम मीन होगा तब जीरो होगा, बट यहाँ मीन जो होगा mu1 माइनस mu2, कोई जरूरी नहीं वो जीरो हो, तो इसीलिए गलत है। तो आंसर भी चेक कर सकते हो 23 का, है ना। तो इसमें क्या हो गया हमारा, हमने क्यू आर ट्रू किया है, क्यू आर ट्रू किया है। which of the above statement always hold true? हाँ जी बताइए। सर जो हमारा थर्ड पार्ट है इसमें एक्स की और जी। एक्स प्लस वाई भी हमने नॉर्मल बोला है सर। हम्म, ऊपर वाले केस में तो हम बोल पा रहे थे कि एक्स और वाई मतलब एक तरह से इंडिपेंडेंट हो रहे हैं एक तरह से सर। नहीं नहीं, नहीं है इंडिपेंडेंट सर। कहाँ बोला? अच्छा, मतलब वैसे सोच रहे हो कि उसमें इन्वॉल्व नहीं है एक दूसरे में, हाँ। हाँ जी हाँ जी। तो सर हम्म, नीचे वाले में इन्वॉल्व हो रहा है तो वो कैसे बोल पाएंगे हम? तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मान लीजिए आपका एक्स है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये रिजल्ट इन जनरल ट्रू है, यहाँ जो हमने लिखा है ना, ये जो रिजल्ट है आपका एक्स गिवन वाई नॉर्मल ये है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आप मान लो मैं अभी आपको ये लिख के दिखाऊं, एक्स गिवन एक्स प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉर्मल होगा। मीन क्या होगा जी, तो पहले तो आप एक्स प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो। एक्स प्लस वाई का मीन mu1 प्लस mu2 होगा, ये कोई नया नंबर mu3 है। और ऐसे वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई जब आप निकालोगे तो सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर 2 टाइम कोवेरियंस एक्स वाई होता है, सो रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 ये आएगा, तो ये इसका वेरिएंस हुआ, क्योंकि हमें पता नहीं इंडिपेंडेंट है कि नहीं, इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। सो ये हो गया। सो अब हमारे पास एक एक्स प्लस वाई जो है ये नॉर्मल है बिकॉज वो बाइवेरिएट नॉर्मल था, तो इसका मीन mu3 है, और इसको कुछ नया नाम दे दो आप, सिग्मा 3 स्क्वायर, क्या कोई नंबर ही तो आएगा, क्योंकि इसको कोई फर्क नहीं वैसे इन्वॉल्व, क्योंकि इंडिपेंडेंट होता तो फिर सोचते हम कि ये इससे इंडिपेंडेंट है क्या, क्योंकि वो एक्स वाई भी डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, डिपेंडेंट स्टैटिस्टिकल सेंस में कि हो सकता है डिपेंडेंट हो, तो यहाँ भी हो सकता है एक्स एक्स प्लस वाई डिपेंडेंट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये क्या है, नॉर्मल हो गया, ये कोई नया नाम दे दो इसको, चलो आप मान लो जेड दे दो, चाहो तो डब्लू दे दो,
तो अब सिंपली आप ये बोल पाओगे कि x गिवन w, सही ना, ये है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दिस विल बी नॉर्मल एंड सिमिलरली हम वो निकाल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इसका, ये नॉर्मल होगा विथ मीन, है ना, μ1 प्लस, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आई थिंक सो, क्योंकि वो जस्ट एक्स वाई भी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वैसे ही एक्स प्लस वाई एक नया नॉर्मल हो गया और वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सो कंडीशनल विल ऑलवेज बी नॉर्मल वेयर दे आर डिपेंडेंट और दे आर इंडिपेंडेंट उस केस में। ठीक है, इसका आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर के देख लो एक बार, आंसर क्या अवेलेबल है, 23 है, सो ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है, बी मतलब 23 का बी ना, हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, मतलब ये कोई वो बस यही पूछने के लिए बताया है। वैसे एक और रिजल्ट मुझे याद आ रहा है ऐसे कि मान लो एक्स वाई, अगर एक थ्योरम है, if x and y are independent then x plus y and x minus y are independent, true or false। अच्छा अभी मुझे यहाँ थोड़ा बहुत देना पड़ेगा, they are let's say independent, IID कर दूं, चलो IID कर दूं, कोई बात नहीं, IID नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, चेक करो ये करेक्ट है, दे आर इंडिपेंडेंट, ऐसा होगा, नहीं, चेक करो एक बार, प्रूफ करके देखो, तो क्या रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा उसके लिए, मीन को 0 करना पड़ेगा, इसे तो वैरिएंस चेक, ऑफ एक्स प्लस वैरिएंस ऑफ वाई हो जाएगा, तो मीन का क्या प्रॉब्लम है फिर, कोवेरिएंस की टू देखते हैं। मैं बोला हूँ चेक करो, ये ट्रू थ्योरम है क्योंकि ये म्यू और सिग्मा ट्रू है स्क्वायर है, सर। ठीक है ना, सो ये आपको वेरिएंस निकालोगे इन दोनों के बीच का, तो आ जाएगा वेरिएंस एक्स माइनस वेरिएंस वाई, कैंसिल, दोनों का वेरिएंस इक्वल ले रखा मैंने, हाँ और सर। बाकी को तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना, ये थ्योरम ट्रू है। इनफैक्ट इसको जनरलाइज भी कर लो कि एक्स अगर होता नॉर्मल म्यू1 सिग्मा स्क्वायर एंड x2 होता नॉर्मल म्यू2 सिग्मा स्क्वायर, मतलब सिग्मा स्क्वायर इक्वल है, म्यू1 म्यू2 डिफरेंट है, स्टिल ये थ्योरम होल्ड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से क्या है, यहाँ इन्वॉल्व है फिर भी डिपेंडेंट बिकॉज ऑफ कोवेरिएंस टर्म, और नॉर्मल है इसलिए इफ एंड ओनली इफ हो रहा है, ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट पे आते हैं, ये देखेंगे बाद में, सो चलिए यहाँ पे आते हैं हम, तो 46, अच्छा ये बहुत सारे हैं, 46 से 50 तक, अरे आगे भी है, अरे वाह 53 तक, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो x1 x2 x3 डॉट 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 बी अ सीक्वेंस ऑफ IID रैंडम वेरिएबल्स विथ मीन 1, ओके, सो मीन 1 है, n इज ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल विथ, n जो है वो ज्योमेट्रिक है विथ PMF दे रखा है आपको, ओके, n बराबर k इज इक्वल टू 1/2k, तो n भी एक रैंडम वेरिएबल एक्चुअली, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ xi, ओके, n जो है xi से इंडिपेंडेंट है, देन क्या एक्सपेक्टेशन होगा x1 x2 xn का, है ना, तो ठीक है, वी हैव, Sir, we have to find actually expectation of Sn, where Sn is summation xi. यस यस, And here each of the xi's have the same mean 1. So since they have the same mean, we can write this as expectation of n into expectation of x1. This ओके is the condition for Wahl's equation. ओके ओके फाइन, And now सो दिस expectation n, so we have the PDF, we can find the expectation. फ्रॉम हेयर, यस, And expectation of x1 is 1. So it will be 2. नेक्स्ट क्या, x1 भी एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल विथ मीन 1, x2 गामा विथ मीन 2 एंड वेरिएंस 2, अच्छा, सो x1 x2 आर इंडिपेंडेंट, सो देन, तो ये इजी है अगेन, because you have the distribution already, exponential is also one kind of gamma, ठीक है ना, तो इसमें कर लोगे आप, इजी है, x1 is exponential 1, okay, and x2 is gamma with mean 2 variance 2, so mean variance देने के बाद क्या होगा, गामा का पैरामीटर आ जाएगा, so for example गामा अल्फा बीटा you are taking, so mean अगर अल्फा बीटा है, वेरिएंस अल्फा बीटा स्क्वायर, वो वाला PDF लो,
So in that case you can just find alpha and beta and उससे आ जाएगा, हो जाएगा भाई? यस सर, हो जाएगा। Yes, Paulu, you can send the statement in the group. Yeah, so others can see easily. That theorem. Okay, and that हाँ statement. क्योंकि we are not discussing theory in detail, just we'll discuss what is needed. So ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो इसमें जस्ट आप क्या करो, अल्फा बीटा निकालो, मीन वेरिएंस दिया है, सो मीन वेरिएंस को यूज करके अल्फा बीटा निकाल लो, सो डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। सो आपके पास x1 का डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गया, x2 का भी आ गया, एंड देन यू जस्ट टेक द प्रोडक्ट, इंडिपेंडेंट है ना, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। x1 लेस देन x2 पे आप जस्ट इंटीग्रेट कर लो उसको, यू डू डबल इंटीग्रेशन ओवर दिस रीजन, सो हो जाएगा। एंड एक्सपोनेंशियल इज आल्सो गामा डिस्ट्रीब्यूशन। तो ठीक है, 48 में क्या है, x1 x2 x3 डॉट 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 बी अ सीक्वेंस ऑफ IID यूनिफॉर्म। ठीक है, ये IID यूनिफॉर्म है। तो कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। सो तो ये भी आपको पता होगा कि अगर x यूनिफॉर्म 0 1 है, सो 1 माइनस x इज Uniform. है ना, यू ऑलरेडी नो दिस इज यूनिफॉर्म 0 1 अगेन। सो और आपको ये पता है फिर -2 log 1 माइनस x Exponential. एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2 या काई स्क्वायर 2। सो इससे क्या फायदा होगा, ये सब काई स्क्वायर 2 है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यू जस्ट मल्टीप्लाई दिस एंड दिस बोथ बाय 2, या माइनस log x जो होगा वो एक्सपोनेंशियल विथ एक्सपोनेंशियल 1 आएगा, माइनस log उससे भी कर सकते हो आप। सो माइनस log 1 माइनस x जो है दिस यू ऑलरेडी नो। देखो मैं जैसे यहाँ रिकॉल कराता हूँ आपको। सो क्या थ्योरम होता है कि x अगर यूनिफॉर्म 0 1 है, तो हमने जो यूज किया, हमने ये कहा कि 1 माइनस x भी यूनिफॉर्म 0 1 होगा। ऑब्वियसली अगर x यूनिफॉर्म है तो माइनस log x इफ यू फाइंड दिस इज एक्सपोनेंशियल 1, मतलब यहाँ मीन जो होगा दैट इज 1, है ना। अगर -2 log x यू टेक, सो दैट इज गोइंग टू बी x और 1 माइनस x, क्योंकि दोनों यूनिफॉर्म 0 1 है, तो एक्सपोनेंशियल 2, तो यहाँ जो मीन होगा दैट इज 2 ओनली, तो यू कैन टेक एक्सपोनेंशियल हाफ है, क्योंकि उस तरह का है ना, इस तरह से एंड ऐसे ही चलता रहेगा। और ये कोइंसिडेंटली दिस एक्सपोनेंशियल 2 इज काई स्क्वायर 2 आल्सो, बोथ हैव द सेम पीडीएफ, दे आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। एंड ऐसे ही अगेन जनरल लिखा हूं तो माइनस लैम्डा log x, दिस फॉलोज एक्सपोनेंशियल 1 by लैम्डा, है ना। सो मीन विल बी लैम्डा है। ओके, सो दिस इज द रिजल्ट। तो अब आप यूज कर लोगे ना ये रिजल्ट और सेंट्रल लिमिट थ्योरम, तो हो जाएगा। यू सी यस सेंट्रल लिमिट थ्योरम एंड दिस रिजल्ट। तो इसका मीन निकालना है, यू सब्ट्रैक्ट द मीन, पहले आप इसका मीन निकालो लेफ्ट साइड का, सब्ट्रैक्ट द मीन, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन, देन यू टेक द लिमिट। सो लिमिट विल कन्वर्ट दैट डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टैंडर्ड नॉर्मल ना, मान लो ये अगर s है सपोज, तो s माइनस म्यू एंड इसका जो भी नहीं आएगा। तो इस तरह से आ जाएगा ना, उस तरह से। ये सर गामा भी बन जाएगा ना। हाँ उसमें यस ऐसे कर लो, 2 से अगर सर हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई, -2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो काई स्क्वायर 2n हो जाएगा, इधर 2n हो जाएगा, और उसका एक्सपेक्टेशन ऑफ काई स्क्वायर 2n से घटा देंगे तो फिर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ। so what you are saying this way you try it, okay। पहले 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो आप, बोथ साइड, इनइक्वालिटी के बोथ साइड, तो काई स्क्वायर 2n लेफ्ट साइड हो जाएगा, काई स्क्वायर 2n और यहाँ 2n हो गया। अब मीन और घटाओ, स्टैंडर्डाइज कर देंगे। हाँ तो ये 0 हो जाएगा, z मोर देन Yes, 0, तो ये हाफ आ जाएगा। ओके, हम्म, और आप जो कह रहे थे वो सही है, एक्सपोनेंशियल का सम गामा होता है, तो एक्सपोनेंशियल नथिंग बट गामा है ना। एक्सपोनेंशियल में क्या है कि अल्फा आपका 1 हो गामा जाएगा, n हो जाएगा। n कॉमा, हाँ One. n कॉमा बीटा टाइप का, yes, ये n कॉमा लैम्डा टाइप का, लाइक यू आर टेकिंग, सो हियर लैम्डा इज 1, सो n कॉमा 1 आ जाएगा एक्सपोनेंट a का गामा, वैल्यू 1 होता सो उससे ही हो जाएगा। हाँ ओह एक मिनट सॉरी, सो यहाँ मैं क्या बोल रहा था, है। गामा सर a का वैल्यू 1 होता है और n कॉमा लैम्डा, पैरामीटर। ठीक है ना, n लैम्डा हो जाएगा सम। ओके ठीक है। हाँ ठीक है ना, तो यहाँ पे लैम्डा 1 है, चेक करो, एक्सपोनेंशियल 1 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट। सर हम लोग जैसे मतलब गामा a लैम्डा से पढ़े हैं, तो a का जो वैल्यू होगा वो 1 रहेगा, और जो लैम्डा है वो सम हो जाएगा, समेशन ऑफ लैम्डा है। बट आई एम सेइंग x इज गामा अल्फा बीटा, चलो कुछ कोई फॉर्म हो तो एक फॉर्म लिख देता हूँ मैं, मान लो यही वाला फॉर्म, गामा अल्फा बीटा के पावर अल्फा e की पावर, चलो पहले x की पावर अल्फा -1 e की पावर
x अपॉन बीटा। तो इस केस में क्या होगा, अल्फा क्या पुट करोगे और बीटा वन। क्या पुट कर ना, सो अल्फा 1 है, ठीक है ना, यहाँ तक बीटा लैम्डा है तो ये एक्सपोनेंशियल लैम्डा हो जाएगा। तो इन दैट केस ये आपका आ गया 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है ना, e की पावर माइनस एक्स बाई लैम्डा। सो ये मीन यहाँ लैम्डा हो गया, राइट। सो ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया। ओके, सो वी कैन से गामा 1 कॉमा लैम्डा, और सम कर लेंगे अगर ईच एक्स आई का, तो ये अल्फा ऐड होता रहता है। मान लो सपोज दिस इज इंडिपेंडेंट एंड गामा 1 लैम्डा, तो समेशन एक्स आई 1 to n, ये आप लोग जानते हो, गामा n कॉमा लैम्डा, यही मैं कह रहा n था। कॉमा लैम्डा। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है माइनस लॉग 1 माइनस एक्स आई, दैट इज एक्सपोनेंशियल 1, ठीक है ना। सो वो गामा n कॉमा 1 हो जाएगा, ये कह रहा हूँ ना, ठीक है। तो डायरेक्ट mgf से देख सकते हैं ना, हाँ, उससे भी कर सकते हैं, कैसे भी प्रूफ तो से 1 देख माइनस सकते टी टू द पावर माइनस 1 होगा उसका mgf, उसको हैं। सम करेंगे तो 1 माइनस टी टू द पावर माइनस n हो जाएगा, जो कि गामा का है। ठीक है ना, तो कैसे भी कर लो आप, 2 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, यू जस्ट टेक नट, तो आंसर हाफ आ जाएगा। यस, ओके। 49, let x be standard normal random variable, then probability x less than 0 given। अब यहाँ देखो, एक तो मॉड लगाया है, मॉड के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाया है, तो ये भी मुश्किल नहीं है, जस्ट सिंप्लीफाई करने का है। जैसे 49 जो है आपका x जो है आई थिंक नॉर्मल 0 1 है, और आपसे पूछ रहा है x मोर देन 0 गिवन मॉड ऑफ बॉक्स ऑफ दिस इज 1, ठीक है, x लेस देन 0 एंड दिस इज 1, ओके, x लेस देन 0 नॉट मोर देन 0। सो हो जाएगा, आप इसको खोल लो पहले, क्या दिक्कत है। सो इसका मतलब क्या हुआ, चेक कर लेते हैं। x लेस देन 0, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, बॉक्स x इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, बताओ भाई कोई, व्हाट इज इक्वल टू द व्हाट। प्लस माइनस वन। ये प्लस माइनस 1। अब दो सिचुएशन यहाँ पे है, सो प्रोबेबिलिटी x लेस देन, लेस देन 0 था ना, हाँ, सो लेस देन 0, तो आपसे पूछ रहा है कि x लेस देन 0 गिवन दिस, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें x की क्या क्या वैल्यू आएगी, ये 1 कब होता है, सिर्फ पॉजिटिव में 0 से 1 के बीच में। नहीं, प्लस माइनस 1 वन, चाहिए। यस सर। -1 से और 0 के बीच में, और 1 से 2 के बीच हाँ, ये आ गया, -1 से 0 के बीच में, ताकि -1 आएगा। सो ये चीज है आपके पास। सो अब हो जाएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा लेते हैं, इजी है ना, तो आप कर लोगे। सो x लेस देन 0, दिस इज 1 इवेंट एंड दिस इज अदर इवेंट, मोर देन 1 लेस देन 2, -1 0, और है ये, दिस इज यूनियन, ठीक है ना। दिस एंड नहीं है ना, यहाँ एंड इंटरसेक्शन में एंड होता है, यहाँ और यूनियन है। सो व्हाट यू कैन सी कि हेयर अगर तुम्हें अब कोई साइन लगाना हो, सो यू कैन टेक द यूनियन हेयर, दिस इज वन सेट, दिस इज अदर सेट, यूनियन है +1 और -1। सो यहाँ पे यूनियन है, इस केस में x बिटवीन 1 2, यूनियन है x बिटवीन -1 एंड 0, ये मतलब है, ये एक सेट है। तो कैसे लिखो अब मैं, खुद सेट हो गया, ओके। सो इस तरह से है, तो इसको एक साथ लिख देता हूँ बस, ऐसा है। एंड अपॉन प्रोबेबिलिटी दिस थिंग, x बिटवीन 1 2, डिसजॉइंट है तो आप अलग अलग कर सकते हो, ठीक है ना, हो जाएगा। इसको कन्वर्ट कर लेंगे फाइव में, अब x नॉर्मल है, स्टैंडर्ड नॉर्मल ही है। सो डिनोमिनेटर का तो दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर में आपका ये हो गया कि लाइक 5 2 माइनस 5 1, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म 5 0 माइनस 5 -1, राइट। न्यूमरेटर में बताइए कॉमन क्या है, दिस सेट में और इसमें कॉमन ढूंढना, आपको इंटरसेक्शन लेना है। सो हमारा क्या आएगा कॉमन, -1 to 0। है ना, तो ये वाला सेक्शन आपको कॉमन आएगा, -1 से 0। सो ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा दिस इक्वल टू 5 0 माइनस 5 ऑफ -1 हो गया, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 5 2 माइनस 5 1, 5 0 तो हाफ होता है ना, और ये 5 -1 को आप खोल सकते हैं, 1 माइनस 5 1, सो -1 प्लस 5 1 हो जाएगा ये, तो ये तो यहाँ कैंसिल हो गया, चेक कर लीजिए आप। सो 5 0 इज हाफ अगेन, सो यहाँ हाफ, और ये हो जाएगा -1 प्लस 5 1, अपॉन में यहाँ आ गया 5 2 प्लस हाफ। सो फाइनली आई हैव 5 1 माइनस हाफ एंड 5 2 प्लस हाफ, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक ना किया हो तो।
ठीक है, तो ये कोई ऑप्शन है, 5 1 माइनस हाफ, 5 2 प्लस हाफ, सी वाला। ठीक है, यही होना चाहिए। ओह, सो मैंने कुछ मिस्टेक किया इसका, ये था ना क्वेश्चन। चेक। अच्छा, क्या ए आंसर दे रहा ना, तो चेक करो कहीं मिस्टेक किया मैंने। 5 2 माइनस हाफ, ओ गलती यहाँ की है, ये -1 भूल गया मैं, या -1 भी है ना। यस ये -1 भूल गया मैं। सो हाफ -1 कितना होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है ना, मैं जल्दीबाजी में, ये हाफ -1 था, तो ये मैं भूल गया। ठीक है, तो 1 माइनस, सो दिस इज हाफ, फाइन फाइन, दिस फाइन। ओके, सो ये यहाँ बस मिस किया था। सो ए इज करेक्ट, नो प्रॉब्लम। ओके, 50 क्या कह रहे हैं, सो 50 कह रहा है आपको कि let x1 x2 xn be random sample from PDF this theta alpha e की power minus alpha x plus 1 minus theta 2 alpha e की power minus 2 alpha x x more than 0 equal to 0, so alpha more than 0, theta 0 से 1 के बीच में है, these are parameters, consider the following testing problems, theta 1 alpha 1 theta 0 alpha 2। ओके, तो ये क्या कह रहा है आपको अब कि uniformly most powerful test does not exist, uniformly most powerful test is of the form this, uniformly most powerful test is of the form this। तो आपको पता होगा न्यूमैन पियर्सन लेमा, वो लगा लो आप। ठीक है ना, सिंपल वर्सेस सिंपल है, सो यूज अप्लाई न्यूमैन पियर्सन लेमा और उससे हो जाएगा। ठीक, ओके। ठीक है जी, ये हो जाएगा, ये मैं भी करके दिखाऊं अभी, अब ट्राई कर सकते हो ना। Just you do what, likelihood function under h naught upon likelihood function under h1, this is less than some constant k, इससे आंसर आ जाएगा। अभी ट्राई करके देखो। लाइक्लीहुड क्या होता है, लाइक्लीहुड निकाल लोगे आप, लाइक्लीहुड हमने निकाला था, सो लाइक्लीहुड फंक्शन फाइंड करना है, फिर उसमें थीटा को 1 रखना है, अल्फा को 1 रखना है, डिनोमिनेटर में थीटा को 0 अल्फा को 2 रखना है, और आपको सिंप्लीफाई करना है क्या आता है, देखना ये आता है, ये आता है क्या, इस तरह से। ओके, सो आप ट्राई करना इसको, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है कि x1 x2 x3 डॉट डॉट बी सीक्वेंस ऑफ IID नॉर्मल 01, IID नॉर्मल 01 रैंडम वेरिएबल्स, देन लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी रूट अंडर पाई अपॉन 2n, ठीक है, समेशन i फ्रॉम 1 to n, दिस इज, ये भी मुश्किल नहीं है, क्या होगा, xi माइनस म्यू का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अगर आपसे ये पूछ लो तो xi हैज डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल म्यू 1 ना, Sir, तो क्या होगा, expectation of mod x minus mu to mean deviation about mean root over 2 हाँ by pi हाँ, वो यूज कर लो आप, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लो। हाँ, क्या करो, 2/√π, यू आर सेइंग दिस, root over 2 by pi ऑल रूट दिस वन, √2/√π, यस सर मतलब ये आप, अगर आप यू ऑलरेडी नो देन इट्स फाइन, अदरवाइज यू कैन फाइंड दिस टाइप, ये लास्ट क्लास में कुछ आया भी था, पता नहीं इस तरह से, ये मॉड जेड का डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्वेश्चन है, ये पहले जो जरूरत पड़ी है आपको, गेट में आया हुआ है, सो अगर ये आता है जस्ट पुट कर लो, फिर हो जाएगा ना, फिर लिमिट निकाली है, समेशन है इसकी, सो दिस इज इजी। ओके, अब जैसे मीन डेविएशन अबाउट मीन है नॉर्मल का, सो ये नॉर्मल 0 1 हो जाएगा ना, ये सॉरी xi माइनस म्यू, हाँ, सो ये हो गया, तो मतलब दिस इज लाइक जेड, तो मॉड जेड का मीन निकाल लो, मॉड जेड का मीन अगर तुम्हें पता है, सो दिस थिंग यू जस्ट पुट इट हियर,
ओके, एंड जस्ट तब लिमिट का क्वेश्चन बन गया, एंड टाइम हो जाएगा तो लिमिट का क्वेश्चन है। फाइन, क्या आंसर आएगा? तो इजी सा है, बहुत इजी सा है। क्या आंसर आया? कितना आएगा चेक करो। 1/√2। तो ये डेसिमल में आएगा, इसका मतलब 51। आ रहा है सर। 51 का आंसर है 0.692। 0.70 समथिंग करके आ रहा है। ठीक है ना? 7072। ओके, हाँ ठीक है, सही जी। अब ये 52 देखते हैं। 52 कह रहा है कि लेट x1 x2 xn बी रैंडम सैंपल फ्रॉम यूनिफॉर्म 1 थीटा। ठीक है, यूनिफॉर्म 1 थीटा डिस्ट्रीब्यूशन है, थीटा मोर देन 1 है। इफ xn जो nth सर ऑर्डर जी, इसको अगर हम लोग अगर मैन्युअली करते हैं, मान लीजिए रिजल्ट नहीं पता, तो निकालेंगे ना मॉडजेट का डिस्ट्रीब्यूशन। आप निकालोगे तो क्या होगा, मॉडजेट फिर हम टाइम। लोग ऐसे केस कंसिडर कर रखेंगे एक्स माइनस म्यू ग्रेटर देन 0, तब नहीं नहीं, उसके लिए फिर अलग। हाँ ये हो गया ना, ये इंटीग्रेशन करना है जस्ट तुम्हें। नॉर्मल का पीडीएफ क्या होता है, हाँ हाँ ये तुम अगर 5 से हाँ 22 तक का क्वेश्चन सॉल्व, 5 से 15 तक का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इस बीच में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन भी किसी साल में इसी गेट में है, जब देखना एक बार, कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती हम्म है। सो ये हो जाएगा मॉडजेट टाइम, इसका 1/√2 पाई ई की पावर माइनस हाफ जेड स्क्वायर डी जेड। ठीक है, अब इसको टी ले लो। हम्म अच्छा, ये माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी है ना, ये देखो इवन फंक्शन है, ये पूरा क्या है, इवन फंक्शन है। तो क्या करोगे? ये भी आएगा 1/√2 पाई आ रहा था एक पार्ट का, तो 2/√2 पाई, 2/√2 पाई अब कर लो इंटीग्रेशन, मुश्किल नहीं, ठीक है। इसको टी ले लो, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ अवेलेबल है, बस हो जाएगा। 2 लाइन और है, हम्म ठीक है। एक तो इवन हम्म फंक्शन है, तो 0 से इंफिनिटी हो गया ट्वाइस, एंड देन यू जस्ट अप्लाई। तो बहुत इंटीग्रेशन करना है सिंपली, हम्म। वो हो जाएगा। इवन फंक्शन है, 2 टाइम हो गया, इंटीग्रेट करके आ जाएगा ये। तो ये याद है, दिस इज फाइन, गुड, आपको याद है। ओके, नेक्स्ट है, let x1 x2 xn be the random sample from uniform 1 theta if xn maximum है nth order stats, the umvu of theta is okay। तो तुम्हें पूछ रहा है, तुम्हें क्या पूछ रहा है, umvu e of theta पूछ रहा है, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो पहले तो ये चेक करो अनबायस्ड कौन सा है ना, कि अनबायस्ड होना जरूरी है। सो आप पहले फर्स्ट ये चेक कर लो अनबायस्ड कौन सा है। हाउ डू यू चेक? सो अनबायस्ड निकालने के लिए आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ ये चाहिए, ये निकालना पड़ेगा ना। सो दिस यू कैन फाइंड। इसका भी कोई थ्योरम होता है जो मुझे भी याद नहीं, इसका भी डायरेक्ट थ्योरम है यहाँ भी। सो यस, सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ पता है ना आप लोगों को? यस तो उससे आप पहले तो nth ऑर्डर से पीडीएफ निकाल लो, पीडीएफ से मीन निकालना इसका, फिर चेक करो कौन सा अनबायस्ड है। सो चारों अलग अलग है, सो आई डोंट थिंक सारे अनबायस्ड होंगे। पहले तो वो चेक करो अनबायस्ड क्या है, उसके बाद फिर चेक करना है किसका वेरिएंस मिनिमम है ना। या अगर जो है क्रैमर और लोअर बाउंड वाला तरीका है, लेमन सेफी वाला तरीका है, यहाँ पे 4 ऑप्शन ही है, चारों फाइनाइट टाइप के दिखा। तो पहले तो अनबायस चेक कर लो, उसी में मुझे लग रहा है बाकी 3 आउट हो जाएंगे, जहां तक मुझे लग रहा है। सो अनबायस में ही 3 आउट हो जाएगा, जो बचेगा वो करेक्ट है, ठीक है। सो वो करके देखो, अगर नहीं होता है फिर नेक्स्ट वे वी कैन थिंक अदर वे, ठीक है ना। तो अनबायस एस्टिमेटर चाहिए, सो जस्ट थिंक दैट वे, उससे करके देखो क्या आता है। मीन पीडीएफ निकालो पहले एंड स्टैट्स का, फिर मीन निकाल लो तो क्या होता है। पर ऐसे आप चेक कर आंसर सकते ए हो। आ रहा है सर मेरा। ए आ रहा है, मतलब आपने ट्राई किया तो क्या अनबायस ही चेक किया है, कुछ और भी चेक किया आपने? सर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ही निकाल के देखी है। ओके, सो ए मतलब क्या, ए की मीन अगर फाइंड करोगे तो ये आ रही है थीटा, ये कह रहे हो आप? बेसिकली सर मैंने ऐसे किया है कि हमारा एक्स अगर यूनिफॉर्म 1 थीटा फॉलो कर रहा है,
एक्स माइनस वन मेरा फॉलो करेगा यूनिफॉर्म 0, θ-1। यस तो एक्स माइनस वन अपॉन थीटा माइनस फॉलो करेगा मेरा यूनिफॉर्म 0, 1 ओके अपॉन θ-1 सर, थीटा नहीं सर। तो सर मैंने इस वेरिएबल को अगर मैंने y पुट कर लिया तो मुझे पता है कि जो लार्जेस्ट वैल्यू ऑर्डर स्टैटिस्टिक होगा मतलब yn, तो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है n/n+1। तो मैंने ओके इसको तो, तो मैंने यहाँ से n/n+1 को इक्वल पुट किया है xn-1/θ-1। यस यू आर राइट, ठीक है। तो तो यहाँ सर से तो इससे सर मेरे को मिल पा रहा है। हाँ ठीक है, दैट इज फाइन, दैट इज। तो बाकी नहीं आएगा, देखा ना, बाकी अलग है ना, क्योंकि अलग है, ये प्लस है नहीं कहीं सर वो माइनस। हाँ सर उसमें कुछ हो, तो ये एक्सप्रेशन बन रहा है पर मैंने पीछे सर आंसर चेक नहीं किया है इसका। चेक कर लेते हैं 52 का, तो बी है। ओ सो दैट इज समथिंग रॉन्ग, चेक करो फिर। 52 है ना ये? सर मैं इसका हाँ तो चेक करो, ये कैलकुलेशन चेक करो, जैसे आपके कैलकुलेशन आपने ये क्रॉस मल्टीप्लाई चेक करो, जी सर माइनस आ रहा है सर, वहाँ पे माइनस आ रहा है सर। है ना? सो वो कैलकुलेशन जस्ट जी आपने सर, मिस्टेक किया, कोई बात नहीं जी है ना। सर वो माइनस। हाँ सो वो कैलकुलेशन ठीक है, दिस इज ऑल्सो फाइन, दिस इज शॉर्टकट, लाइक उससे थोड़ा इजी हो गया कैलकुलेशन, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होता है मे बी। तो आप इससे ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज कर सकते हो, लाइक दिस ऑल्सो फाइन, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन से कर लिया, अदरवाइज आप वैसे करोगे तब भी यही आंसर आएगा, आप इससे सॉल्व करो तब भी आपको वैसे ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ये सब क्वेश्चन वैसे ही है जब कैलकुलेशन करने हैं आप, यू हैव टू थिंक कि टाइम मिनिमाइज कैसे कर सकते हो, किस वे में, अदरवाइज फाइन, है ना। ओके सर यहाँ भी एक फॉर्मूला यूज हुआ जी। इस पे तो केवल अनबायस्डनेस चेक किए ना हम लोग। तो उतना ही काफी है अभी के लिए, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन उन्होंने बनाए के पर्पस भी इनका यही था कि यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो पहले तो अनबायस्ड हो जाए, तभी तो हम आगे, अगर मान लो मेरे पास बहुत सारे अनबायस्ड एस्टिमेटर होता, फिर हम चेक करते वेरिएंस किसका कम है। अगर यही क्वेश्चन मान लो 2 ऑप्शन आ गया, ऐसे यहाँ आएगा नहीं, अगर आता ऐसा हो जाता 2 अनबायस्ड आ गया, तो इन दैट केस आप देखो किसका वेरिएंस छोटा है, वो हो जाएगा, है ना। मिनिमाइज तो करने वेरिएंस को हमें, ठीक है। नहीं तो फिर आप उस वे में जाओ जैसे आप लोग करते हो, है ना, कंप्लीट सफिशिएंट निकालो। सो इनथ ये यूनिफॉर्म में एक रिजल्ट होता है ना, चेक करोगे आप, इनथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट सफिशिएंट होता है, और उससे फिर आप प्रूव कर पाओगे इसके टर्म में कि यूएम व्यू इसके फंक्शन आएगा लेमन सेफी से। तो हाँ फिर जो फिर भी तो वही आएगा ना। हाँ हाँ, फिर पहले भी यही कंप्लीट आएगा। सफिशिएंट, हाँ हाँ ये कंप्लीट कंप्लीट सफिशिएंट है। सफिशिएंट निकालेंगे। अब हाँ उसी तो का ये कोई फंक्शन होगा जो अनबायस्ड होगा, वही लेवल से एएमवीवी यही होगा। कहता है ये कि इसका कोई फंक्शन ढूंढो हम्म जिसका मीन निकालो और आपको वो आ जाए, तो वो फंक्शन आपका हम्म यहाँ पे है, दैट इज हम्म। ओके। 53, सो 53 जो कह रहा है कि लेट x1 x2 x3 ऑब्जर्व्ड वैल्यू में पता है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू यहाँ जैसे 1 है, इन सब ऑब्जर्व्ड वैल्यू 2 है, बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम पॉइसन रैंडम वेरिएबल विथ मीन थीटा, थीटा 0 या 1 सॉरी थीटा 1 या 2 ले सकता है, देन MLE ऑफ थीटा इज इक्वल टू, तो MLE निकालना फिर से मुश्किल नहीं है, ठीक है। पॉइसन में आपको पता है MLE क्या आता है, चेक कर लो पॉइसन में, क्या कल निकाला था हमने, कल यही कर रहे थे, कल या लास्ट क्लास में, क्या x बार आया था, एक्स ये बार चेक, ही आएगा। है ना। सो MLE अगर x बार आया है, सो है ना, MLE जो है थीटा का वो x बार है, और लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको देखना है कि 1.5 आ रहा ऑब्जर्वर यूज करके निकल जाएगा उससे, थीटा की वो वैल्यू जिसके लाइक तो भाई क्यों होगा, थीटा होना तीन में से चाहिए 1 या 2, है। क्योंकि 1.5 आ रहा है तो 1 और 2 में चेक करेंगे किस पे दे रहा है। ठीक है 2 आंसर है, तो सिंपल इसमें लॉजिक इतना है कि आपको देखना है थीटा की 2 ही वैल्यू है यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ और पे उसमें तो कोई ये फेल फंक्शन। हो गया। सो थीटा की 2 ही वैल्यू है 1 या 2, MLE का मतलब क्या होता है, थीटा की वो वैल्यू जिसके लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो, यहाँ थीटा की 2 ही वैल्यू है 1 या 2, तो आपको चेक करना है
ये शायद डेफिनेशन यहाँ पे चेक करवाना चाह रहा है। सो थीटा की वो वैल्यू जिसके लिए लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो जाए। तो अब चेक कर लो कि जो लाइक्लीहुड फंक्शन है वो किसके लिए मैक्सिमम है, थीटा की वैल्यू के लिए, ठीक है ना। एक्स बार जो आया, अगर एक्स बार इस सेट में नहीं है तो यू कैन नॉट एक्सेप्ट इट, क्योंकि आपको पता हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब लिखते हैं लाइक्लीहुड फंक्शन मैं आपको ध्यान बताता हूँ ये थीटा का फंक्शन है। सो यहाँ थीटा इंपॉर्टेंट है लाइक्लीहुड फंक्शन में। तो यहाँ थीटा इंपॉर्टेंट, थीटा अगर 1 2 है तो इन्हीं में से आंसर आना चाहिए, जो भी आपका आ रहा है वो इन्हीं में आना चाहिए। तो सर इसमें नहीं कर्ली आ रहा है, ब्रैकेट यहाँ सेट को डिफाइन कर रहा है ना, हाँ ये सेट है, मतलब 1 या 2 दो ही 1 और वैल्यू। 2 होगा। अच्छा, सो थर्ड वैल्यू अगर कोई आती है तो यू कैन नॉट, दैट कैन नॉट बी द आंसर, इन्हीं दोनों में से एक आंसर होगा। तो कैसे डिसाइड करेंगे, लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो आप, फिर चेक करो 1 के लिए क्या मिलेगा, 2 के लिए क्या मिलेगा, जिसके लिए मैक्सिमम वो आंसर, ठीक है, सिंपली। किसी को डाउट नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये जस्ट लाइक्लीहुड फंक्शन आपको चेक करना है किस थीटा के लिए मैक्सिमम, 1 के लिए या 2 के लिए। तो 2 के लिए मैक्सिमम आएगा सिर्फ। अब ट्राई करो, फिर मैं करके दिखाऊंगा। सो नेक्स्ट, चलिए 16 में खत्म हो गया पेपर। तो इसमें एक दो क्वेश्चन है जो मैंने नहीं किए हैं, कुछ क्वेश्चन जो आप ट्राई करो, नहीं तो फिर कुछ में डिस्कस करेंगे डाउट क्लास में। ओके, ये 17 का पेपर है यहाँ पे। सो नाउ वी हैव गेट 17, ठीक है, मैथमेटिक्स। चलिए, तो ऐसे बाद में हम लोग वो क्वेश्चंस भी देख सकते हैं जो मैथमेटिक्स पोर्शन का है, जो कॉमन है, लाइक अभी जो सिलेबस मैथ्स का है उस टॉपिक से रिलेटेड। तो अभी चलो पहले तो ये स्टैट्स वाला कर लो। ओके, सो यहाँ पे जैसे अब यहाँ देख लेते हैं, ये कह रहा है कि एफ बी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, कंसीडर द फंक्शन दिस, g1 दे रखा है एफ एक्स की पावर q, g2 है 1 माइनस 1 माइनस 5। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। बताओ कैसे डिसाइड करोगे आप लोग कि कौन सा सीडीएफ है, कौन सा सीडीएफ नहीं, मतलब कौन सीडीएफ हो सकता है। What is statistics? हाँ सिंपल, आपको याद होगा कि ये सीडीएफ कब आता है, जब आपके पास x1 x2 x3 अगर मान लो आईआईडी है, तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि nth ऑर्डर स्टैट्स, थर्ड ऑर्डर स्टैट्स का सीडीएफ क्या होगा, तो आपको fx याद की होगा ये पावर क्या, n। हाँ ये एफ एक्स की पावर एन होता है ना, ये 3 आ जाएगा। सिमिलरली आपसे पूछा जाए फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सीडीएफ क्या आएगा, तो ये आएगा 1 माइनस 1 माइनस की पावर 3। सो मतलब दोनों सीडीएफ है, क्योंकि मुझे पता है कि इसका सीडीएफ ये आता है, बोथ आर द सीडीएफ। अगर ऐसे कोई जनरल क्वेश्चन है ये तो चलो ऑर्डर सेट तो नहीं, तो फिर हम 4 प्रॉपर्टी वो चेक करनी पड़ती है, इनफिनिटी पे 1 होनी चाहिए, माइनस इनफिनिटी पे 0 होनी चाहिए, राइट कॉन्टिन्यूअस नॉन डिक्रीजिंग। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली पता है नीचे हमें। वाला मिनिमम का है ना, हम्म, मिनिमम का डिस्ट्रीब्यूशन नीचे वाला। हाँ फर्स्ट ऑर्डर स्टेटस मिनिमम का, यस। हम्म, ये फर्स्ट ऑर्डर स्टेटस का, ये nth ऑर्डर स्टेटस मतलब थर्ड ऑर्डर यहाँ पे। अच्छा यहाँ साइज 5 है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे साइज 5 पावर 5 लिया हुआ है, तो यस जब सर। साइज 5 का रहा होगा तो उस केस में आएगा, बट सीडीएफ होगा वो चीज है। सो इम्पोर्टेंट ये नहीं किस डिस्ट्रीब्यूशन का है ना, इम्पोर्टेंट ये बस कि है ही नहीं। सो यहाँ पे बोथ ओके। let x1 x2 xn be independent identical distributed random variable with finite variance, x बार आपको पता है ऑलरेडी। So then covariance between x bar and x1 minus x bar is, तो ये आपको ट्राई करना पड़ेगा। x1 मतलब x bar and just फॉर्मूला यूज कर लो, x1 minus x bar, ठीक है। तो ओपन कर लो इसको, x bar and x1 फिर x bar minus x bar, इस तरीके से, ठीक है ना। जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें क्या होगा, तो यहाँ 2017 का देख रहे हैं कि x बार एंड x1 माइनस x बार, आपसे पूछ रहा है कोवेरिएंस बिटवीन x बार एंड x1 माइनस x बार। सो इसको अगर ओपन करोगे कोवेरिएंस x बार कॉमा x1 माइनस, है ना, इसका तो पता चल जाएगा ये क्या होगा, Variance of x bar. तो ये आपका वेरिएंस ऑफ x बार हो गया।
अब यहाँ पे इसमें x बार अवेलेबल है और ये IID था ना, ये IID है ना, तो IID है तो बाकी तो इंडिपेंडेंट हो गया। तो यहाँ बस इंपॉर्टेंट वो टर्म है कोवेरियंस। अब इसको लिखोगे आप x1 अपॉन n, x2 अपॉन n, xn अपॉन n, ये है ना पहला टर्म, एंड कॉमा कॉमा x1, ये हो गया माइनस ये आपका वेरिएंस ऑफ x बार। सो यहाँ से देख लो अब क्या हो गया, वैसे सेम जैसे मैंने यहाँ ओपन किया वैसे ओपन करो फर्स्ट टर्म के साथ ये, तो यहाँ क्या होगा कोवेरियंस बिटवीन x1 अपॉन n कॉमा x1, बाकी सब जीरो हो जाएगा क्योंकि x2 x1 इंडिपेंडेंट है, x3 सब इंडिपेंडेंट, तो बाकी सारे जीरो हो गए। सो माइनस, और इसका क्या होता है सिग्मा स्क्वायर बाई n, अब ये 1/n², चलो अभी तो पहले तो ये क्या आएगा कोवेरियंस है ना, तो 1/n, ठीक है। वेरिएंस ऑफ x1 वेरिएंस ऑफ कितना हो गया सिग्मा स्क्वायर सिग्मा माइनस जीरो हो सिग्मा, गया। 0 आ गया, इसमें 0 आ गया। सो ए होना चाहिए इसका करेक्ट, चेक कर लेते हैं। सो 21 का D, 22 का A आंसर है कि नहीं अटैच करते है ना, ठीक है। 21 का D, 22 का A, फाइन, ओके। ऐसे पता है ये थ्योरम होता है एक, तो उस थ्योरम से भी तुम कर सकते हो। मैंने क्योंकि ज्यादा चीजें मैनुअली करता हूँ क्योंकि आपको थ्योरम्स याद है तो उससे हो जाएगा। सो ये कुछ थ्योरम अब चेक करना, ये यहाँ तो मुझे सैम्पलिंग में है इस तरह से कि x माइनस एक्स पर दिस आर इंडिपेंडेंट, ये थ्योरम मैं देखा था, सो उससे भी हो जाएगा। हालांकि हमने प्रूव ही कर दिया, तो चल गए आप, ओके कोई डाउट नहीं होगा इसमें दोनों में। 23 क्या कह रहा है x1 x2 xn भी रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन, सिग्मा स्क्वायर 1/4 है, तो द स्मॉलेस्ट n सच दैट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू विल नॉट एक्सीड 10। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर में जब सिग्मा स्क्वायर नोन है तो म्यू का कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला क्या होता है? x बार माइनस सिग्मा बाय अंडर रूट जेड अल्फा बाय 2 जेड प्लस अल्फा, माइनस कर हाँ यही प्लस माइनस प्लस कर दो। सो ये इंटरवल हो गया, इसका लेंथ कितना है अभी? अभी 2 इसका लेंथ सिग्मा बाय अंडर रूट 10 जेड अल्फा जेड बाय अल्फा बाई 2, यही ना। अब यहाँ पे आपके पास लेंथ ये है, अब इसमें 1 माइनस अल्फा आपका 0.95 है, सो अल्फा इज 0.05, ओके। अभी क्या लेंथ विल नॉट एक्सीड 10, मतलब लेस देन इक्वल टू 10 है, सिग्मा ही पता है आपको, n क्या है, n दिया है, n ही निकालना है, तो ठीक है इधर कर लेते हैं, हो जाएगा, वैल्यू पुट करते हैं, हो जाएगा ना। देखो क्या करोगे, सिग्मा पता है मुझे, ये पता होगा क्यों, क्योंकि n निकल जाएगा। अल्फा पता है, तो अल्फा तो यहाँ से n की बाउंड आ जाएगा, है ना। सो यहाँ से n मोर देन इक्वल टू समथिंग आएगा, तो स्मॉलेस्ट यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। जैसे यही कॉन्सेप्ट है, सिग्मा पता है मुझे, जेड अल्फा 2 पता है, बिकॉज ऑफ यहाँ अल्फा पता है, तो यहाँ से अल्फा पता है, और फिर उससे n ही तो अननोन बचता है इस इनइक्वालिटी में, तो उससे मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। चलिए ये कह रहा है 46, यार सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आते हैं ना, इजी भी आते हैं, एवरेज भी है, थोड़े डिफिकल्ट भी हैं। अच्छा ये तो हमने अभी किया था, ये पहले भी आ चुका है ना, अभी रिसेंटली किया था हमने ये, याद है किसी को जिसने सॉल्व किया उसको याद होगा? हाँ जी रोहित, और ये सिविक आप लोग रेगुलर हो ना, सो ये हमने किया था यस ना सर, अभी यस सर। recently? ये हो गया q की पावर n-1 इंटू पी, सो मैं मॉड्यूलस प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। सो यहाँ x-3 मोर देन 0 है, सो दिस इज सेम एज ex व्हेन x मोर देन 0, और x मोर देन 0 ऑलरेडी है, सो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ये सैंपल स्पेस ही हो गया, तो दिस इज जस्ट ex, और इस ज्योमेट्रिक में ex क्या होता है, n-1 है ना 1/p, सो p है 1/4, तो आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है ना। सो ये 46 का 4 ही हो, क्योंकि यस पहले सर। भी आ चुका है तो होना ही है, 4 ही होना है, तो सो क्या ये होगा
ठीक है, क्योंकि ये पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका, रिपीट भी हो गया मतलब समझिए। ओके, यहाँ 47 कह रहा है कि लेट एक्स वाई बी IID रैंडम वेरिएबल विथ PMF 1/2 की पावर n है, ठीक है, 1/2 की पावर n है ये, n 1 से इंफिनिटी है, x मोर देन 2y क्या होगा। सो ठीक है, ये भी एक्स वाई क्या है IID, और ये डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, दोनों का सेम है, तो x मोर देन इक्वल टू 2y, लेकिन ये डिस्क्रीट है, आपको ये ध्यान रखना है ना। सो ज्योमेट्री की बनता है। ये ज्योमेट्रिक ही है, यस, हाफ की पावर इन हाफ की पावर 1 हाफ की पावर n माइनस 1, यस, इस तरह से p q की पावर x माइनस 1, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ज्योमेट्री क्या पूछ रहा है कि x मोर देन 2y होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये करके देखना पड़ेगा आपको। तो जनरली में क्या होता है ना, जनरली जो हम डिस्क्रीट कंटिन्यूअस में करते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं, यहाँ समेशन हो जाएगा, क्या दिक्कत है, हाँ, उसके हिसाब से। ये ट्राई करके देखना है ना, जस्ट वैसे ही जैसे 2 डायमेंशन में होता है, जस्ट आप इंटीग्रेट करते ज्वाइंट PDF को। यहाँ पे क्या है कि आप वो लिख लो, x बराबर फॉर एग्जांपल x, y बराबर y, है ना। अभी ये है, और यहाँ मुझे ये देखना है कि इस प्रोबेबिलिटी में x मोर देन 2y के क्या चांसेस है, ये देखना है इसी प्रोबेबिलिटी, तो उसकी क्या होगी उसके हिसाब से। ठीक है, इसको समेशन में, डबल समेशन में करके इस कंडीशन पे समेशन करना पड़ेगा। मतलब x 2y से ज्यादा है ना, जब आप x का समेशन ले रहे होगे, सो 2y से इंफिनिटी, और y की वैल्यू ले लो 1 से इंफिनिटी, लाइक दिस, इस तरह समेशन ले लोगे आप, ठीक है। x मोर देन इक्वल टू y है, सो इस तरह से, और ये कितना हो जाएगा, हाफ की पावर कितनी हो जाएगी, हाफ की पावर x हाफ की पावर y, ऐसे ना, ठीक है, बस हो गया। अब ये समेशन निकालो आप। स्ट्राइक, वो लगाना आपको, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सम यूज होगा, ट्राई करके देखना। 48 x1 x2 डॉट 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 बी ए सीक्वेंस ऑफ IID पॉइसन रैंडम वेरिएबल दिस, ये भी सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे है, ये x बार है आपका, तो मीन सबट्रैक्ट करो, वेरिएंस डिवाइड करो, z हो जाएगा तो आ जाएगा, ठीक है ना। पॉइसन 4 तो इजी दिख रहा है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम, जस्ट अप्लाई सेंट्रल लिमिट थ्योरम आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग मीन एंड वेरिएंस ऑफ x बार, सब्ट्रैक्टिंग मीन एंड डिवाइडिंग बाय स्टैंडर्ड डेविएशन है ना x बार का, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे 4 इसका मीन होगा खत्म, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, ये पाई के टर्म में शायद आ जाएगा कुछ, ठीक है जी, सब सो गए क्या, हो जाएगा ना हो ये जाएगा सेंट्रल, सर। हाँ सेंट्रल लिमिट थ्योरम से। यस। सो एक्स वाई बी इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद PDF दिस एक्सपोनेंशियल 1, तो मीन मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम छोटा है 2 से, तो दोनों को छोटा कर दो 2 से, इससे हो जाएगा, और इंडिपेंडेंट है तो ऐसे कर लो, x लेस देन 2 y लेस देन 2, इससे ही काम हो गया। तो जरूरी नहीं कि हम फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स या nth ऑर्डर स्टैट्स का PDF निकाले, जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम छोटा है तो दोनों छोटा होगा, तो अलग अलग कर दिया, x लेस देन 2 CDF एट 2 1 y, और टू पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा। हाँ हाँ 1 माइनस e की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, यस, ठीक है, तो इससे हो गया। ओके, कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। जो आपका नेक्स्ट है कि EF बी एनी टू इवेंट, PE 0.4 है, PF 0.3 है, F गिवन E इसके इक्वल, अब इसको ओपन करना पड़ेगा हमें। सो इसको ओपन करेंगे तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी E गिवन है, बताओ। सो प्रोबेबिलिटी E गिवन F के लिए आपको बस फॉर्मूला यूज करना है, E इंटरसेक्शन F अपॉन F चाहिए, F तो पता ही है, अब बचा ये चीज, तो ये यहाँ से आ जाएगी, ठीक है, यही चाहिए ना आपको, तो ये यहाँ से सॉल्व करो, आ जाएगा वो है। x1 x2 xm b random sample from binomial distribution with parameters n is 1 and p, मतलब बर्नौली हो गया, और x बार दे रखा है, देन um भी ue ऑफ p into 1 minus p, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला होता है
पी का और पी स्क्वायर के यूएमबीयू का क्या होता है, टी इंटू, इसका तो टी अपॉन एन होता है, और इसका होता है और टी 3 into t minus 1 by n into n minus 1. तो ये कौन सा था, ये है बाइनोमियल। हाँ, पॉइजन में एन स्क्वायर हो जाता है नीचे, ये चीज है। सो ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। टी क्या है, समेशन एक्साई। तो ये आंसर है, ये यूएमबी का फॉर्मूला होता है। पी का एस्टिमेटर ये होगा, पी स्क्वायर का सब्ट्रैक्ट करो, दोनों का आंसर आ जाएगा। यू सब्ट्रैक्ट बोथ, सो टी अपॉन एन को तुम एक्स बार लिख सकते हो, उसके हिसाब से बैलेंस कर लेना तो हो जाएगा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है कि यूएमबी ऑफ पी इज टी अपॉन एन, यूएमबी ऑफ पी स्क्वायर इज दिस। Let x1 x2 x9 be random sample from normal 0 sigma square population testing sigma square is 2 and sigma square is 1. ठीक है, h0 h1 the most powerful test reject h0 is this, critical decision दे रखा आपको, c is such that the level of significance 0. तो level of significance जब यूज करेंगे तो आपका इससे c आ जाएगा, और उसके बाद पावर पूछ रहा है, पावर का फॉर्मूला होता है probability of rejecting h0 when h1 is true। ठीक है, h1 is true हो जाएगा। ये भी ऐसे ही है, पहले सी निकालो, आप सी कैसे निकालोगे, ठीक है ना, ये हो जाएगा। सो let x1 x2 xn be random sample from normal theta theta, mean वेरिएंस थीटा है, वेरिएंस भी थीटा है, पॉपुलेशन, और ये w दे रखा 1 this summation xi square, then maximum likelihood estimator of theta is, तो एमएलए निकाल के देखना पड़ेगा। अब यह सिंगल पैरामीटर है, सो एल थीटा फाइंड करो लाइक्लीहुड फंक्शन, तो उससे फिर देखो डिफरेंशिएट करके 0 पुट करो, देखो थीटा की क्या वैल्यू आती है, उससे हो जाएगा। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, फिर जो 17 का भी खत्म हो गया, चलो 18 का भी देख ही लेते हैं, आधा घंटा है अभी तो, फिर 18 तक का हो जाएगा, फिर अभी अगले 2 क्लास तक डाउट ही कर लेंगे, फ्राइडे और मंडे भी। ओके, देखते हैं। चलिए, सो 11th क्वेश्चन कह रहा है कि an urn contains 4 balls, है ना, each ball having equal probability of being white or black। ठीक है, मतलब 4 बॉल है उसमें, और किसी का व्हाइट या ब्लैक होने के हाफ हाफ चांस है ना, और कह रहा है कि 3 balls picked, अच्छा 3 black balls are added to the, 3 ब्लैक बॉल आपने ऐड की, so the probability that 5 balls in the urn are black is, okay तो उसमें 4 बॉल ऑलरेडी है, आपने 3 उसमें ऐड किए हैं ब्लैक, टोटल 7 हो गए वो चीज है, so probability that 5 balls in the urn are black, so कर लो, देखो इसमें ट्राई करके, बेसिक प्रोबेबिलिटी है। सो ईच 4 में से ईच के चांसेस क्या है, हाफ हाफ है व्हाइट या ब्लैक होने के, और 3 आपने जो ऐड किए तो वो डिसाइड ये करना है कि जो 2 बॉल उसमें से हैं, है ना, वो हमारा, जो 2 बॉल है ना इनसाइड, 4 में से 2 जो हैं वो हमारे होने चाहिए ब्लैक। ब्लैक बॉल आपने ऐड किया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि 5 बॉल उनमें ब्लैक है, हाँ तो इसलिए मैंने वो मान लो एक, जैसे नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स होने से सिचुएशन हो जाएंगे ना। तो इसका क्या यूज है, 3 ब्लैक बॉल्स आर एडेड टू द ओन, से क्या टेंशन है, इसमें बोला है कि 5 बॉल्स इन द ओन आर ब्लैक, तो 3 तो आपने ऐड ही किया ब्लैक, तो बाकी तो वही है ना, 4 में से 2 ब्लैक होने का क्या चांस है, 1/2।
7/2 आंसर है। सो ठीक है, इसमें आंसर क्या ऐड है इसमें 11th के? 11th क्वेश्चन बी ऑप्शन है। ये ना 11th। यहाँ बी ऑप्शन है। नाउ दिस इज रॉन्ग, है ना? इसमें 4 बॉल है ना, ईच बॉल हैविंग इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग व्हाइट और ब्लैक, ठीक है ना? सो 3 सर बॉल्स। इसमें ना हाँ सर एक बारी का 1/8 केस बनेगा, तो ऐसे करके हमारे पास 3 केसेस बनेंगे टोटल, तो वो 3 ऐड होंगे। 1/2 हर, क्यों सर, ब्लैक की भी 1/2 है और व्हाइट की भी, तो तीनों मल्टीप्लाई होंगे 1/2 1/2 तो 1/8 करके, तो ऐसे करके हमारे पास 3 केसेस बनेंगे, तब 3/8 है शायद। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या है कि पहले से उसमें 4 बॉल है, ये ना? यस ईच बॉल हैविंग इक्वल प्रोबेबिलिटी बीइंग व्हाइट लेट, 3 ब्लैक बॉल्स आर एडेड। तो पहले उस बॉक्स में 4 बॉल ऑलरेडी है, आपने 3 और ऐड कर दिए। तो अब पूछ रहा है कि टोटल जो है उसमें अब 5। सो 3 तो आपने ब्लैक ऐड किए ही थे। सर ये है ना कि एक तो अगर जो शुरू वाले हमारे पास 4 बॉल है, या तो उन 4 में से ही हमारे पास, मतलब एक हो उसमें ब्लैक, और बाकी सारी 3 हमारे पास वाइट हो, और जो 3 ऐड होंगी तो टोटल हमारे पास 4 हो जाएंगी। या फिर शुरू वालों में 2 हो, फिर 3 हो, इस टाइप से। हाँ वही, मतलब केसेस ये हैं कि आप, सिचुएशन क्या है कि 4 बॉल थे ना, तो हो सकता है कि चारों ब्लैक हो, या 3 ब्लैक हो, या 2 ब्लैक हो, या 1 ब्लैक हो, लाइक दिस। सो हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है ना, 4 सिचुएशन है, सो उससे रैंडम इससे करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो ये 3 को हटाओ, शुरू से ही जो केसेस है वो देख लो। तो उसमें क्या है कि लाइक मे बी x0, x1, x2, x3, मतलब इस तरह लिखूं अगर मैं 0 1 2 3, 4 थे ना, 4, इस तरह की सिचुएशन है। मतलब जो 4, ये इसका कोई मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है। 3 ब्लैक बॉल्स आर एडेड दो, इसकी क्या जरूरत है ऐड किया? तो बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द 5 बॉल्स आर इन द ब्लैक आर सर 5। इसमें जो 5 बॉल्स बोली हैं वो एग्जैक्टली तो नहीं बोली ना, 5 से ज्यादा भी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी दैट द 5 बॉल्स इन द वन आर ब्लैक। अच्छा, ओके। तो एटलीस्ट 5, अभी का नजर एटलीस्ट 5 भी तो हो सकता। अच्छा, यस 5 ब्लैक हो, ओके। एग्जैक्टली 5 तो नहीं कहा है, बात तो सही है। तो सर 5 तो होंगी, 6 भी हो सकती, 7 भी हो सकती, 8 भी हो सकती, 3 केस बने। तो ठीक है, ये 3 हटा दो, ये इसका छोड़ देते हैं। हमारे पास पहले 4 बॉल है ना उसमें ऑलरेडी, तो मुझे 4 में अगर कितने मिल गए, यहाँ बोल रहे हैं 5 चाहिए, 3 घटा दो इसमें से। कितने? 2 3 4, ये ना आप ये कहना चाह रहे यस हैं? इसमें दोनों ब्लैक हो, या 3 ब्लैक हो, या चारों ब्लैक हो, तो काम उस तरह से है। तो 4 में से तो सर हर बार की प्रोबेबिलिटी तो सेम ही आएगी, 1/2 इंटू 1/2 इंटू, चाहे ब्लैक हो चाहे व्हाइट हो, तो बस वो 3 बार ऐड होंगे। बाइनोमियल 4 कॉमा हाफ, अगर मैं इस तरह लिखूं, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग मोर देन इक्वल टू, या पहले ये निकाल लो, x इज इक्वल टू लाइक 5 है, 3 का ऐड कर 2, x बराबर 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 4c2 हाफ की पावर 2 हाफ की पावर 2, है ना? सो 6 इंटू 1/16। देखो एग्जैक्ट ही पूछ रहा है, ठीक है ना? इसमें वर्ड लिखा नहीं, मतलब यही है। चेक करो, ठीक है। यस हाँ, तो ये क्योंकि कई बार ऐसा होता है, तुमने सोचा उनमें से कई बार ऐसा होता है कि उसमें ये इन्हें बोला है कि द प्रोबेबिलिटी 5 बॉल्स ब्लैक है,
तो 5 ब्लैक, 3 तो उसने ऐड ही किया है, तो 3 घटा दो तो 2। तो पहले 4 में से 2 ब्लैक होने का क्या चांस है? एक्स है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन दिस, तो ये एक्स फॉलो करेगा बाइनोमियल 4,5। क्यों? क्योंकि टोटल 4 बॉल है, 1 बाय 1 तुम ड्रॉ करो, तो 4 बॉल ड्रॉ करोगे और इक्वल प्रोबेबिलिटी है ब्लैक व्हाइट होने की। सो प्रोबेबिलिटी हाफ है ब्लैक होने की, हाफ है व्हाइट होने की, तो हाफ प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल 4 है। अब एक्स बराबर 2 लिखा मैंने, 2 मतलब कि वो जो 4 थे उसमें 2 ब्लैक होंगे, तो 3 ऐड किए उसने, 5 ब्लैक हो जाएंगे, वही पूछ रहा है। तो 4 में से 2 ब्लैक होने के क्या चांस है? तो 4c2 हाफ पावर टू दिस इज फाइन, ठीक है। ओके, इस तरीके से सो बाइनोमियल लगा लिया हमने। ओके, यहाँ पे है एक्स वाई हैव जॉइंट पीडीएफ दे रखा आपको, इस सिचुएशन में ये है। सो एफ वाई डिनोट मार्जिन ऑफ वाई, देन एफ वाई ऑफ हाफ, ठीक है। तो इजी है ना? तो इजी है, आपको पता है मार्जिनल कैसे निकालते हैं। यू जस्ट डिफरेंशिएट विद, सॉरी, जो डबल मतलब ये जो जॉइंट पीडीएफ है इसको इंटीग्रेट कर लो एक्स के रिस्पेक्ट में, जो आएगा वो वाई का मार्जिन आएगा, तो उससे पुट कर देना। लेट द सीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स गिवन बाय दिस, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू हाफ, तो ये तो आप इजीली जानते हो क्या फॉर्मूला होता है इसका। मुझे सीडीएफ से प्रोबेबिलिटी निकालनी है एट अ पॉइंट, तो क्या फॉर्मूला होगा इसका, बताओ इसके लिए। f of 1/2 plus सीडीएफ एट हाफ, हाँ एग्जैक्टली एट हाफ, नो प्रॉब्लम। I guess माइनस minus f up to 1/2 लेफ्ट minus पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ढूंढनी है हमें, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे जो जंप होगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सो आप ऐसे कर लो, सो हाफ की हाफ पे वैल्यू कितनी है, या हाफ पे राइट हैंड लिमिट देख लो, बात हुई, क्योंकि राइट कॉन्टिन्यूअस होता है सीडीएफ, इसलिए अगर प्लस लिखते हो तो भी दिक्कत नहीं है क्योंकि राइट कॉन्टिन्यूअस है। सो आपको जंप ढूंढना है राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट, तो यहाँ हाफ रख दो इसको। 3/4 minus 1/2 is equal to 1/4. अच्छा ओके, सो 1/4, तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है, 24 का 1/4 आ जाएगा। ओके, ओके, सो 25 है कि एक्स जे बी द सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली। एक्स जे 1 पी की वैल्यू 1/4 है ना, 0 होगी जब इस वैल्यू 3/4 पे। वाई जे क्या है, एक्स जे स्क्वायर अपॉन एन है, ठीक है। सो ये तो सिंपल है ना, आपको पता होगा कि 1/n समेशन वाई आई विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू, क्या फॉर्मूला होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ y होगा और यहाँ पे y, y वहां पे। सो अच्छा, वहां खुद से x x लिख लो तो ई एक्स हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर है तो ये ई एक्स स्क्वायर पे कन्वर्ट करेगी। तो इजी नहीं है, बहुत इजी है ये, जस्ट ये आपको चाह रहा है कि वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर आपको याद हो। सो ई इसका आंसर होगा ई ऑफ जस्ट एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर मुश्किल नहीं निकालना, 1 स्क्वायर इंटू 1/4, 0 स्क्वायर इंटू 3/4, तो 1/4 ही आएगा स्टिल। तो 25 का भी आंसर 1/4 है क्या? यस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो आगे बढ़ते हैं। ये आ गया xi भी सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट पॉइसन लैम्डा वेरिएबल, wn अगेन मीन है। सो देन लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस थिंग इज नॉर्मल विथ मीन 0 वेरिएंस गिवन बाय, वेरिएंस क्या होगा? हाँ, सो ये x बार माइनस लैम्डा अपॉन सिग्मा अपॉन रूट एन, यही होता है ना, यस नॉर्मल 0 1। कोई बात नहीं, आप मुझे x बार का वो बताओ। लैम्डा बाय n। है ना, सो यहाँ बोलना चाह रहा है कि दिस कन्वर्स दिस। सो जब आपका ईच सैंपल नॉर्म कोई वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता है ना, उसका म्यू सिग्मा स्क्वायर होता है, तो आप ये करते हो। सो ठीक है, सो ये सिग्मा कितना आएगा, इसका वेरिएंस कितना आता है? सिग्मा लैम्डा स्क्वायर। तो आपको लैम्डा ही होता है। स्टैंडर्ड, हाँ आपको पूछा है वेरिएंस पूछा है रूट लैम्डा, लैम्डा आएगा सर वेरिएंस से। ना, यहाँ ये जो होता है दिस क्वांटिटी विल कन्वर्ट्स टू, है ना, ये दिस नॉर्मल 0 1, लेकिन इसने पूछा आपसे
ये नहीं, आपसे पूछा है सर एक्स इस बार। केस में, सर इस केस में रूट लैम्बडा आना चाहिए ना, पॉइजन है। अच्छा एक मिनट चेक कर लेते हैं, एक मिनट। सो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये रूट एन ऊपर आ गया, हाँ ये रूट एन ऊपर आ गया, और अपॉन में आपके पास लैम्डा है। सो मुझे ये देखना है, क्वेश्चन ये है कि इस क्वांटिटी का वेरिएंस क्या है, ये पूछ रहा है ना। तो चलो अभी आपसे मैं पूछूं, इस क्वांटिटी का वेरिएंस कितना है। सर जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपने ये लिखी है क्वांटिटी, इसमें नीचे रूट लैम्बडा ही आएगा, क्योंकि पॉइजन का मीन और वेरिएंस सेम होता है। अच्छा अच्छा, ओ ओके ओके, यहाँ मैंने नहीं, ओ ठीक है। यस। एक्स बार माइनस म्यू अपॉन वेरिएंस आपका लैम्डा है, तो रूट लैम्डा अपॉन सिग्मा रूट एन, तो रूट लैम्डा, सो वेरिएंस एंड, ठीक है ना। अब इसका क्या आएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो ये 1 है, तो ये बाहर आ गया, तो कितना हो गया लैम्डा। लैम्डा होगा। तो इसका आंसर लैम्डा हुआ, इज इट। और इतना कुछ करना भी नहीं था जितना मैंने किया ना, इतना कुछ करना है, तो मैं बस वेरीफाई कर रहा था थ्योरम। आपको सीधा सीधा यहाँ क्या करना है, वेरिएंस लेना है ना उसका। सो अगर सीधा सीधा वेरिएंस लेते हो तो क्या होगा, रूट एन डब्ल्यू एन माइनस लैम्डा, ओके। क्या होगा एन, देन एन इंटू डब्ल्यू, वेरिएंस ऑफ वेरिएंस, डब्ल्यू एन। ठीक है। सो एन और वेरिएंस एक्स बार का, डब्ल्यू एन इज नथिंग बट एक्स बार। एक्स बार का वेरिएंस कितना होता है, सिग्मा लैम्डा बाय स्क्वायर बाई एन। एन, ये कट गया। सिग्मा स्क्वायर कितना है, लैम्डा। लैम्डा। सो दिस इज फाइन। इसका वेरिएंस चाहिए, इसका वेरिएंस लगा लो, जस्ट यू टेक वेरिएंस, है ना। So x1 x2 xn be in IID random variable with PDF this, okay। अब पूछ रहा है आपसे कि MLE क्या है, ठीक है ना। अब तो MLE कर लोगे आप लोग, क्या करना है, जस्ट यू राइट लाइक्लीहुड फंक्शन एंड देखो किस थीटा के लिए मैक्सिमम है वो। ओके सो ये देखते हैं, x1 x2 x these be independent exponential with mean 1 1/2 1/3 1/4, so y है minimum of all। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन इक्वल टू, क्या होता है मीन इसका, मिनिमम का थ्योरम दिखाया था ना मैंने, 1/n लैम्डा। 1 2 3 4, 1 अपॉन समेशन लैम्डा आई, अगर डिफरेंट मीन है तो, यस। ठीक है। सो ये 1 अपॉन 10 आ गया 0.1, ठीक है, तो ये 0.1 आएगा। सो 52 का 0.1 होगा, ओके। 53, let x be number of heads in 4 tosses of a coin by person 1। x क्या नंबर ऑफ हेड है इन 4 टॉसेस, 4 टॉस में एक पहले पर्सन से। y be the number of heads in 4 टॉस, फिर को मैं पर्सन 2। तो पूछ रहा है आपसे, assume that all the tosses are independent, all the tosses are independent, then the value y probability x is equal to y, करेक्ट अपन से x बराबर y होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब x भी 1 y भी 1, कर लोगे ना, x1 into probability y1 plus x2 y2 x3 y3 like this, ओके। 0 0 भी तो होगा, समझ आया ना क्या करना है, वो करना है इस तरह से, प्रोडक्ट करते जाओ दोनों को, इसको 0 हेड उसको भी 0 हेड, प्लस इसको 1 इसको 1 उसको 2 उसको 2 मल्टीप्लाई करते जाओ, आ जाएगा। एंड नेक्स्ट, let x1 x2 be independent geometric random variable with the same PMF, x बराबर k पे probability है this, okay, then the value of probability x1 बराबर 2 given x1 plus x2 4। तो ये रिजल्ट था ना, यूनिफॉर्म फॉलो करता है। यूनिफॉर्म विथ व्हाट पैरामीटर, दोनों क्या है, ज्योमेट्रिक है ना, ज्योमेट्रिक है। सो ज्योमेट्रिक के केस में कंडीशनल क्या होता है, ज्योमेट्रिक के केस में कंडीशनल, ये थ्योरम है, जस्ट यू हैव टू सी द थ्योरम। नेगेटिव बाइनोमियल है तो ये आएगा यूनिफॉर्म ऑन, लेकिन होगा क्या, ये जो तुम रिजल्ट जो बोले, जो मैं ही बोला हूँ, वहां सपोर्ट जो होता है वो क्या होता है, 0 से
हाँ सपोर्ट 0 से स्टार्ट होगी, हमारे केस में क्या है सपोर्ट, सो 0 2 यहाँ पे जो भी है ना, 1 सो से स्टार्ट है अपने हमारे में। केस में सपोर्ट 1 से स्टार्ट है, तो वहां 1/t-1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब दो डिफरेंट पीडीएफ है ना उसमें, सो दोनों डिफरेंट पीडीएफ के लिए डिफरेंट वो आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। मैं ये फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखो ऐसा है कि x1 x2 r IID ज्योमेट्रिक, जिसका पीएमएफ ये है, मान लो x1 इज इक्वल टू IID है ना, तो सेम ही रहेगा, q q की पावर x-1 इंटू p x1 2 3 दिस, देन इस केस में x1 इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल, ठीक है कुछ भी ले लो, x गिवन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू k, तो इसका आंसर आएगा 1/k+1 फॉर ऑल x की वैल्यू तुम कुछ भी ले लो, क्या लोगे 1 2 कहाँ तक जा सकता है, सम k k का, प्लस वन तक है। तो यहाँ पे k-1 तक जाएगा। इसका सम x1 प्लस x2 का मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, k+1 तक जाएगा। यूनिफॉर्म ओवर द सेट k तक जाएगा सर, 0 to k है, k तक जाएगा अगर 0 से स्टार्ट होगा तब। लेकिन ये 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, हाँ तो k प्लस k माइन नहीं k+1 -1। both are 1/t+1, t more than 0 to this, यहाँ जो था हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन इज 0 to t है ना, x की वैल्यू 0 to t है, सो ये उस केस में है, t+1 जो है 0 से t वाले केस में है। नहीं ये t यहाँ पे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो जो थ्योरम होता है ये 1 है ना, तो यहाँ k-1 होगा, तो मैं कहना चाह रहा हूँ k-1 होगा यहाँ तो k, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, जब 0 से स्टार्ट होगा सपोर्ट तब वो लिखूंगा ना, जो बुक में है वो, जो मैं बुक में देख रहा हूँ वो 0 से स्टार्ट वाला है, तो इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, दिस डिस्ट्रीब्यूशन विल लीड टू दिस। अब बताओ x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है यहाँ पे, मतलब x1 क्या क्या ले सकता है वैल्यू, सम k है और मिनिमम 1 होगा, तो कहाँ से कहाँ तक होगा 1 1 से लेके 2 k। k-1 तक मेरे भाई, क्योंकि अगर इसकी ओ वैल्यू हाँ k हो हाँ गई तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और 0 थोड़ी है सपोर्ट में, तो इसलिए अब देखो जो दूसरा वाला जो केस होता है ये एक थ्योरम 1 हो गया। अब अगर दूसरा थ्योरम ये है कि अगर यहाँ सिर्फ यही वैल्यू हो सकती है x की, ये जो x मैंने लिखा है यहाँ पे, दैट कैन टेक ओनली दिस वैल्यू, x1 ले लो कोई दिक्कत नहीं है, दिस वैल्यू। और जब दूसरा रिजल्ट ये हो गया कि व्हेन x1 x2 आर IID x1 x2 आर IID ज्योमेट्रिक विथ PMF x बराबर x है, q की पावर x इंटू p, x की वैल्यू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। अब देखो यहाँ पे तुम लिखोगे प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू x गिवन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू k, तो ये क्या होगा, एक्चुअली डिपेंड कर रहा है सपोर्ट पे कितनी पॉसिबल, यूनिफॉर्म है ओवर व्हाट, तो बताओ यहाँ पे सम k है, तो मुझे ये समझाओ कि x1 क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 0 से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम क्या हो सकता है k तक x1 जाएगा, k तक, के कितना है k k+1। प्लस 1 नंबर है इसीलिए, और यहाँ कितने नंबर है, यहाँ 1 से स्टार्ट करोगे x1 1 मिनिमम है, और मैक्सिमम k-1 तक ही जा सकता है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम में, है ना, ये है कि कौन सा वाला पीएमएफ ले रहे हैं हम ज्योमेट्रिक, उसके हिसाब से आंसर आएगा। सो हेयर सपोर्ट इज फ्रॉम 1 टू दिस, इन दैट केस इट इज 1/k-1, इट इज 1/k+1, सो हमारा वाला कौन सा था, ये वाला ना 1 से, सर ये ठीक है, रिजल्ट आप कौन से बुक से पढ़ रहे हो सर? ये वीके रोहतगी से, ये पेज नंबर है 181 वीके रोहतगी में, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, सो ये रिजल्ट है, ठीक है, ये जब सपोर्ट 1 से स्टार्ट हो रहा है दिस इज यूनिफॉर्म ओवर दिस सेट, तो मैं शॉर्ट में ये लिख देता हूँ कि दैट इज कि x एंड y आर IID ज्योमेट्रिक, सो इसका कंक्लूजन ये हुआ
देन x1 गिवन, या x1 x2 ही कर देते हैं, x1 प्लस x2 इज यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म डिपेंड करेगा x1 का सपोर्ट क्या हो सकता है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये थ्योरम हो गया फाइनल। ओके सो तो अब फाइनल यहाँ पे जो हम गलती कर रहे थे वो ये हो गया कि 54 में 1 से स्टार्ट है सपोर्ट, सो 1/k - 1, तो यहाँ 1/3 होगा इसका, ना कि 1/5। अगर 0 वाला होता पीएमएफ ज्योमेट्री का 0 1 2 3 तब आता 1/5 आंसर, अभी 1/3 होगा ड्यू टू दैट थ्योरम। सो ओके, आई थिंक ये हमने कंप्लीट कर लिया पेपर भी। तो चलो अब ये सो आज हमने ट्राई किया है 2016, 2017, 2018 इसके क्वेश्चन हमने किए, कुछ क्वेश्चन रह गए वो हम देखेंगे आगे। तो अब आपका होमवर्क ये है, जिन लोगों ने जहां तक किया है 2005 से 2018 तक के प्रोबेबिलिटी इन स्टैट से करने हैं, क्योंकि अब लोड बढ़ेगा। अब क्या, अब एक एक क्वेश्चन करेंगे 19 से, अब ये 19 से क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ये भी ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश एप्टीट्यूड सब देखेंगे। तो ये नहीं मुझे आता है, मुझसे ज्यादा तुम्हें भी आता होगा ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है। बट क्या है कि साथ में डिस्कस करें, कुछ तो कंक्लूजन निकलेगा, नहीं निकलेगा छोड़ देंगे, है ना, वो है ये सीखेंगे वो। लेकिन सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि पैटर्न कॉमन है, जो Yes, 19 से सेम पैटर्न कॉमन है, तो उससे क्या एग्जाम में हेल्प होगा हमारा, वो चीज है। ओके सो ये पहले आप फिनिश कीजिए 5 से 18 तक, क्योंकि ये गेट MA था, अब गेट ST हो जाएगा। तो ये जो था गेट MA था 5 से 18 का, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी स्टैट्स का सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं। अब गेट ST है ना, 2019 ऑनवर्ड गेट ST हो गया, इसमें सिर्फ स्टैट्स क्वेश्चन हो गया। ओके सो आज इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास डाउट क्लास होगा इसका, मतलब जो फ्राइडे है वो हम डाउट, पहले मुझे डाउट भेज देना तुम लोग ईयर वाइज क्वेश्चन नंबर, ताकि मैं ट्राई कर लूँ, फिर उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे। फ्राइडे भी और मंडे भी दोनों डाउट क्लास रखेंगे। ओके चलो ठीक है फिर, okay, sir. ठीक है, थैंक यू, Good night. गुड नाइट। थैंक यू सर।